अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई महकती और चहकती सुबह के साथ हन्नान बुखारी का आपको सलाम। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपकी चौखट पे ढेरों खुशियां आपका इंतजार कर रही हूं। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल का जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हो चुका है और उम्मीदें जो हैं वो एक किस्म की टूटती हुई शहरियों की नजर आ रही हैं, क्योंकि उनकी जान से ये समझा जा रहा था कि अब लॉकडाउन को कम कर दिया जाएगा और वो अपने घरों को जा सकेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन जो है उसको बढ़ा दिया गया है। वजह यह बताई जा रही है कि दिन ब दिन कोरोना के पेशेंट्स की तादाद जो है वो मुल्क के अंदर बढ़ती चली जा रही है। उसे रोकने के लिए अभी लॉकडाउन को एक्सटेंड करना जरूरी है ताकि एक जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 दिन का, उसे पूरा किया जा सके। यही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको क्वारंटीन भी किया जा रहा है ताकि अगर उनके अंदर कोरोना वायरस है तो उसे एक ही जगह पे कंसिस्ट किया जा सके और वहां से उसे सेहतियाब करने के बाद ही बाहर निकाला जा सके, क्योंकि दूसरे लोगों में भी उससे फैलने का खदशा होता है। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट, इसके लिए हमारी इंतजामिया, चाहे वो डीसी ऑफिस हो, कमिश्नर ऑफिस हो, आरपी ऑफिस हो, सीपी ऑफिस हो, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट हो, म्यूनसिपल कारपोरेशन हो या महकमा एजुकेशन हो, तमाम के तमाम अदारे इंतहाई मुतहरिक हैं और इस वायरस से जूझ रहे हैं और फ्रंट फुट पे रह के, फ्रंट फुट वॉरियर बन के जो है वो तमाम मुश्किलात को झेलते हुए तमाम इंतजाम जो हैं वो कर रहे हैं। तो हन्नान बुखारी और सिटी न्यूज नेटवर्क का उन तमाम लोगों को सलाम। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको यह भी बताता तो चलूं कि पाक फौज के जवान भी हम वक्त तमाम इंतजामिया और हमारे साथ मौजूद हैं और इस चीज और इस मुश्किल घड़ी में, जैसे कि हर वक्त हर मुश्किल घड़ी में वो हमारे साथ मौजूद होते हैं, इस मुश्किल घड़ी में भी वो हमारे साथ हैं और तमाम तर मुश्किलात को अपने सीने पर रख के आवाम से दूर कर रहे हैं। चाहे वो सरहदों की बात हो, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी पिछले दिनों से भारत की जान से आपका रोजाना की बुनियाद पर देखना था कि जारी थी, तो उसका भी मुकाबला कर रहे हैं और जो आफत मुल्क के अंदर सिविलियंस के ऊपर आई है उसका भी मुकाबला किया जा रहा है। रेंजर्स की जान से पुलिस के साथ मिलकर नाके लगाए जाते हैं, शहरियों को तनबीह की जाती है कि वो लॉकडाउन के दौरान घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, ताकि कोरोना वायरस जो है आप अपने साथ घरों में लेके बाहर से ना जाएं। जहां पे आप अपनी सेहत का नुकसान पहुंचाते हैं वहीं पे आपके घर वालों को भी उससे नुकसान पहुंच सकता है। तो नाज़रीन, जब लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी पाक फौज के हवाले से लाजमी कहता चलूंगा कि अल्लाह ताला हमारे एक एक फौजी को सलामत रखे, कायमो दायम रखे। ये वो लोग हैं जो कि अपनी जान का नजराना पेश करने से भी नहीं डरते, चाहे जब वो मुल्क पाकिस्तान की सलामती पे कोई बात आती है। तो इनके भी घर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ छोड़ के वो अगर हमारी मदद कर रहे हैं तो इसके लिए सिटी न्यूज नेटवर्क और पूरा पाकिस्तान पाक फौज को सलाम पेश करता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज ये मुल्क कायम दायम है। इसी के साथ नाज़रीन आपको बताता चलूं कि लॉकडाउन बढ़ गया है और लॉकडाउन के बढ़ने की वजह से घरों पे जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि एक किस्म का स्टक हो गए हैं घरों के अंदर और मुनफरिद खाने खा के ओबेसिटी का कोई शिकार हो रहा है और अगर खाने नहीं भी खाए जा रहे तो क्योंकि घरों के अंदर उस तरह से हिलजुल या हरकत नहीं होती जिस तरह से लोग काम के ऊपर कर पाते हैं, तो उसकी वजह से शहरियों का यह कहना है कि कईयों को घुटनों का दर्द है, कईयों को जोड़ों का दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि लेटे रहते हैं, घरों के ऊपर काम नहीं करते। तो इसी के लिए खास तौर पे घरों के अंदर एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अब घरों के अंदर कम जगह को यूटिलाइज करते हुए कौन सी एक्सरसाइज की जाए, इसी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने आज योगी नईम को दावत दे रखी है। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। योगा जो है वो एक ऐसा वर्जिश का तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी को स्टिमुलेट कर सकते हैं, जहां पे आप बाहर निकलते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है, मुआशरे को डिटेक्ट करती है आपकी आंखें। योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे करने के बाद आप अपने आप को पहचान सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए जो आसन किए जाते हैं उससे आप अपने अंदर झांक सकते हैं और अपने अंदर छुपी हुई बीमारियां जो हैं उनको निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं ठीक कह रहा हूं। बिल्कुल 100% ठीक है। नहीं, आप बता सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल आपने वो बात की है जो बहुत बड़े योगी करते हैं कि आपने अंदर को जानना, अपने अंदर को जानना। आज हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बाहर देखते हैं, हम दूसरों को देखते हैं, हमारा जो है ना इशू ये है सबसे बड़ा कि हम दूसरों की कमियां देखते हैं और अपनी खूबियां देखते हैं सिर्फ। लेकिन जरूरत इसकी है कि हम अपनी कमियां देखना शुरू करें, हमारे अंदर क्या चीजें हैं। हम कभी अपने आप को देखते नहीं, अपने अंदर नहीं आते। तो योग का जो लफ्जी मतलब है वो तो मिलाप का है, जोड़ना। किस चीज को जोड़ना? अपने आप को जोड़ना। हम अंदर से टूटे हुए हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि हम जहां बैठे होते हैं फिजिकली वहां मेंटली मौजूद हों, कभी भी ऐसा नहीं होता। हम फिजिकली जहां होते हैं वहां मेंटली मौजूद नहीं होते, हम सोचों में होते हैं। यहां तक कि हम नमाज भी पढ़ते हैं तो हम उस टाइम भी सोचों में होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। हालांकि नमाज का मकसद है कि हाजिर हो जाएं,
अच्छा, योगा में एक और चीज भी मुझे सुनने को मिली है, अक्सर योगियों की जानिब से ये कहा जाता है, इंटरनेट पे भी मौजूद है, कहते हैं जब इसकी पीक लेवल पे आप योगा की चले जाते हैं, और ये देखने को भी मिला है कि अगर किसी शख्स का अपने दिमाग पे कंट्रोल हो जाता है, अपने हार्ट पे, अपनी बॉडी पे वो मुकम्मल कंट्रोल कर लेता है, तो वो एसन लगा के और अंदर अपने झांक के अपने बॉडी वेट को इतना लाइट कर लेता है कि वो उड़ भी सकता है। क्या ये बातें मिथ हैं या फिर ये योगा का हिस्सा नहीं है? ये आप इसको कह सकते हैं, जैसे शोभदाबाज हमारे यहाँ पर फैसलाबाद में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं। आपको मैं बता दूं थोड़ा सा इसके मुतालिक, लोग इसको योगा समझते हैं, ये योगा नहीं है, ठीक है ना। योगा तो आपके हेल्थ का इल्म है, योगा कोई जादू का इल्म तो नहीं है कि मैं आपको हवा में उड़ के दिखाऊं या आपको कोई ऐसे करतब करके दिखाऊं। योगा करतब नहीं है, लोग अभी तक योगा को करतब समझते हैं कि योगी जो होते हैं वो अपने जिस्म को मरोड़ लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो है सर्कस वाली एक्सरसाइजेस को भी लोग योगा समझ लेते हैं, हालांकि वो बचपन से उनको ट्रेंड किया जाता है, उनकी कमर को मरोड़ा जाता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी वो लाई जाती है, लेकिन वो योगा के पोस्चर नहीं होते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि कोई जिस चीज का इल्म नहीं होता उसको हम अपनी मर्जी से किसी भी जगह फिट कर देते हैं। तो योगा नहीं है, वो सर्कस है। तो हम इसको अक्सर कहते हैं कि सर्कस को योगा ना बनाएं, ठीक है ना। अभी बेहतरीन इसकी जो मिसाल यही है कि आप ये देख लें कि जितने भी जिम हैं और जितने भी आप देखें कि कोई अदारे हैं योगा के या फिटनेस सेंटर, वो योगा को लाजमी तौर पे जो है ना वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने योगा सीखा नहीं हुआ। किसी चीज की भी जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई पूछगिछ नहीं होती, जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों में जब सन्यासी ये जितने हकीम थे इस तरह के जो खुद ही बने हुए थे, जो टोटके लगाते थे, उनके ऊपर थोड़ी सख्ती हुई तो आपको फिर बहुत सारे जो दुकानें बंद मिली, जो ऐसे लोग थे उनको पकड़ा गया। तो मैं ये आपके तवसत से ये भी अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि भी योगा भी एक इल्मुल जिस्म है और ये ट्रीटमेंट है, वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जो इसको भी थोड़ा सा देखा जाए कि भी ये क्या जो करवा रहा है वो सर्टिफाइड भी है कहीं से, उसने कहीं से सर्टिफिकेशन की हुई है या उसने मतलब देखें, हम कोई भी चीज हम अपनी कोई भी चीज रिपेयर करानी होती है तो हम बड़े अच्छे मैकेनिक को ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि वो अच्छा से अच्छा जो बंदा हो उसके पास लेके इसको बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से ठीक कर सके, खराब ना कर दे। क्या हम अपने जो जिस्म को, जिससे सारी जिंदगी चलना है, जिसके साथ काम लेना है सारी जिंदगी, हमने इसको कभी सोचा कि हम किसी को पेश कर रहे हैं तो क्या वो एक्सपर्ट भी है कि नहीं? मैं इसको जिम पे भी लेके आऊंगा, मैं इसको हर एक्सरसाइज पे लेके आऊंगा। जितने एक्सरसाइज करवाने वाले हैं पहले तो उनको ये जानना चाहिए कि क्या वो एक्सपर्ट भी है या नहीं है, फिर आप इसको पेश करें। अगर एक एंगल आपको फायदा पहुंचा सकता है तो दूसरा एंगल उसका गलत नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये भी एक किस्म का इसी तरह हो गया जिस तरह आप पेंटिंग करते हैं, आर्ट बनाते हैं, जी। एक कलम के साथ हर चीज को तराशते हैं, तो बॉडी भी एक आर्ट है। इसे तराशने के लिए, इसमें फैट कम करने के लिए, इसे शेप में लाने के लिए आपको खुद आर्टिस्ट बनना पड़ता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ डाइटिस्ट भी बहुत ज्यादा बन चुके हैं, कोई खाना छुड़वा देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आपको पता है इस फिटनेस के मामले में कोई पूछगिछ नहीं है और हर किसी की अपनी राय है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि हमेशा एक ख्याल करें कि कोई सर्टिफाइड ट्रेनर हो, उसके साथ आप बात करें, और सर्टिफाइड जो है ना वो बिल्कुल उसमें ऑथेंटिक हो। आजकल सर्टिफिकेट आपको पता है बाजार से भी बन जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे ही सर्टिफाइड भी हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यही कहा जाता है ना कि बहुत सारे लोग इवन बॉडी बिल्डिंग भी सिखा रहे होते हैं, लेकिन अपनी तोंद उनकी निकली होती है, जी। खुद का बॉडी नहीं बनी होती, लेकिन वो दूसरों को सिखा रहे होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आप जिससे सीख रहे हैं पहले उसकी बॉडी को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आया वो इस लायक है भी कि नहीं। हम यही कहते हैं, देखें मुझे कोई बंदा कहता है जी योगा से क्या फायदा होता है, मैं कहता हूँ मुझे देख लो, मेरी बॉडी आपके सामने है। अगर मेरी बॉडी में चेंज है तो इसका मतलब है योगा से फायदा होता है। अगर मेरी बॉडी में चेंज नहीं आ रहा या मैं फैटी हूं तो फिर आप समझ लें कि योगा से कोई फायदा नहीं होता। तो हम तो करके दिखाते हैं अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर उसको जो है वो करके दिखाते हैं। अच्छा, आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस तो करते हैं, खाने के हवाले से योगा क्या कहता है? खाने के हवाले से मेरी जो रूटीन है, मैं कहता हूं कि भूख लगे तो खाएं, आप हर चीज खाएं और पॉजिटिव सोचते हुए खाएं। हमारे यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि हम खानों में नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव कैसे सोचते हैं? हमें नुकसानात का बता दिया गया कि आप ये खाना खाएंगे इसका ये नुकसान होगा, ये खाना खाएंगे ये नुकसान होगा। योगा कहता है आप पॉजिटिव सोचें, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत है और नेमतों में नुक्स नहीं निकालने चाहिए। उसकी तरतीब हमारी गलत है कि हम जो है ना वो यहां तक बढ़ते हैं, ये गलत है। हमारे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि खाना उतना खाया जाए जितनी भूख हो, और थोड़ी सी भूख रख के खाएं, बिल्कुल, ताकि आपका उसके पीछे भी कोई मिथ थी कि बॉडी के अंदर क्या रिएक्शंस होते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अगर खाना ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा होता तो मैं कहता हूं कि हमारे नबी का घर राशन से भरा होता।
और आप समझते हैं कि अल्लाह के नबी जो है उन्होंने कभी जिंदगी में 3 दिन लगातार खाना नहीं खाया। अच्छा, वो कैसे बादशाह थे, कैसे अजीम नबी थे कि उन्होंने खुद करके दिखाया दुनिया को कि पैसों के साथ बादशाहत नहीं मिलती ना, घर में रिज़्क के साथ बादशाहत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बादशाहत जो है वो इखलाक के साथ मिलती है, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक ही था कि जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया। और वो किसी बड़े महल में नहीं रहते थे। उन्होंने बताया कि अगर वो बादशाह थे, बादशाह होने के बावजूद भी वो कितने आजिज थे कि एक नॉर्मल से घर में रहते थे और बहुत ज्यादा जरूरियात अपनी जिंदगी की नहीं बढ़ाई। उन्होंने ये सबक दिया, पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि बादशाह सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला की है, और अगर उन्होंने जो की है वो अपनी आजिजी के अंदर ही गुजार दी। सब बजा फरमाया आपने, बिल्कुल बजा फरमाया। आप ये देखें कि हजूर की जिंदगी अगर हम पढ़ना शुरू करें और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करें तो हमारी जिंदगी में कभी कोई बीमारी ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। हमने तो जिंदगी को छोड़ दिया ना, हमने जो है वो सीरत नबी को छोड़ दिया। सीरत नबी को अपनाने की जरूरत है, और उसमें हमें जो है वो मिलता है कि आप ये देखें, जैसे इखलाक की बात की, इखलाक की बात ही बहुत बड़ी बात है। अगर आप आजकल देखें तो इखलाक की इतनी ज़्यादा कमी है, इतनी ज़्यादा कमी है कि कोई किसी का रिगार्ड नहीं करता, और इसी वजह से लड़ाइयाँ सारी, इसी वजह से सारी हसद हैं, इसी वजह से सारी जो है वो लेग पुलिंग है। अगर आप निचोड़ निकालें सारी चीज़ों का तो वह आखिर में आके इखलाक पे ख़त्म होता है कि इखलाक ही ख़त्म हो चुका है। एक सुन्नत की बात कर रहा हूँ, बेशक अगर इखलाक ख़त्म हो गया है, सिर्फ एक सुन्नत ख़त्म हुई है तो सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो चुकी है इंसान की, सारे के सारे मामला डिस्टर्ब हो चुके हैं। अगर इखलाक अच्छा, इसका सेहत पे भी बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। आप किसी से प्यार से बात करते हैं, इखलाक से बात करते हैं, वो आगे से मुस्कुरा के आपको जवाब देता है तो एक अंदर से खुशी महसूस होती है इंसान को। उसी की निस्बत अगर देखा जाए कि किसी के साथ आपका इखलाक अच्छा नहीं हो और आपको बुरा जवाब देता है तो एक मेंटली स्ट्रेस में आप आ जाते हैं। उस मेंटल स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज होते हैं जो कि आपके स्टमक को भी डिस्टर्ब करते हैं, आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट भी रखते हैं। तो नेगेटिविटी की तरफ जाने की बजाय आपको पॉजिटिव रहना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ पे भी पॉजिटिव असर पड़ सके। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप ये देखें कि मैं आपको बताता हूं कि अगर इंसान ये सोच ले, अल्फाज का जो है वो इतना इफेक्ट नहीं होता, जो रिएक्शन आता है ना वो लहजों का आता है, आपका रवैया वो उसको टॉर्चर करता है। आप हम मुस्कुराते हुए कुछ भी कह दें, बुरे अल्फाज भी बोल दें, उसको फील नहीं होते दूसरे बंदे को, मुस्कुराते हुए इखलाक के साथ। लेकिन अगर आप थोड़े से भी मतलब लफ्ज गलत बोल दें और रवैया आपका ज्यादा सख्त हो तो वो उसके अंदर तक फील कर जाता है। और वो तभी कहते हैं कि आपकी जुबान ऐसी तलवार है जो जिस्म पे नहीं आपके दिल पे घाव करती। बिल्कुल, अल्फाजी नहीं कुछ भी होती, रवैयों का मसला है। अगर आप थोड़ा सा इखलाक से हटके आप बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं। मेरा आज का जो है वो बात करने का मकसद भी यही था कि जैसे घरों में रहते हुए मूड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपने देखा होगा मूड स्विंग होते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जितने भी लोग ज़्यादा देर तक इकट्ठे रहें तो वो मूड मैच नहीं करते। हमें पहले जो है वो प्रैक्टिस नहीं है घरों में रहने की, मर्दों को खासकर ज़्यादातर बाहर रहना, कोई एक्टिविटी होती है ना। वैसे भी जब आप बिल्कुल सादा बैठते हैं, घरों में बैठते हैं, खाली बैठते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है तो फिर मूड तो चेंज होता ही रहता है। और मेरे उस्ताद मोहतरम योगी वजाहत साहब जो है उन्होंने एक दफ़ा फिक्रा फरमाया था, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक मशरूब की तरह है। ज़िंदगी एक मशरूब की तरह है, और इस मज़े की बात इसमें यह है कि इसके हर घूंट का जायका मुख्तलिफ है। क्या बात है, इसके हर घूंट का जायका मुख्तलिफ है और वो जायका हम खुद बनाते हैं। अब आप उसको अच्छा जायका बना लें या उसको बुरा बना लें, ये ताल्लुक आपके मूड के साथ है। आपका अंदर का मूड क्या है, आप अंदर से खुश हैं तो आपकी ज़िंदगी सारी खुशी से गुजर जाएगी। अगर आप अंदर से नाराज़ हैं, अंदर से तंग हैं और अंदर से आप नाखुश हैं तो आपकी सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, अक्सर मैं देखता हूँ मुख्तलिफ योगियों ने ये कैप पहनी होती है, इसके पीछे क्या राज है? ये कैप जो है वो पहनने की मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा जो है ना राज यही है कि मेरे उस्ताद पहनते हैं, मैं इसलिए पहनता हूँ, योगी वजाहत साहब। और उन्होंने अपनी कैप मुझे पहनाई तो मैंने इसलिए पहनना शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने इसको जब बनाया तो उसके पीछे ये राज ये था कि उनके जो टीचर थे वो हिंदू थे, और उन्होंने उनसे कहा कि वजाहत अपने सर को ढांप कर रखना, अपने सर को ढांप के रखना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो योगा है ख़वातीन करती हैं। तो सर को ढांप के रखना ताकि जब तुम कहीं भी योगा कराने जाओ तो तुम्हारी नज़र में हया रहे। ये उन्होंने मुझे बताया योगी वजाहत साहब ने।
फिर उन्होंने इस कैप को खुद डिजाइन किया। उन्होंने कहा कि मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि जैसे आपने पता 4 सिमतें हैं, इसी तरह उन्होंने कैप के 4 हिस्से बनाए कि चारों तरफ से जो है वो एनर्जीज जो है वो आती हैं इसमें कैप के अंदर। और जो इसके पहनने की रीजन उन्होंने मुझे बताई योगी बजाज साहब ने, वो ये है कि आप जब कैप पहनते हैं, जब कोई भी चीज किसी को महफूज करना चाहते हैं उसको ढांप देते हैं, किसी चीज को भी आप हिफाजत से रखना चाहते हैं उसको ढांप देते हैं। तो कहते हैं इंसानी जिस्म में सबसे जो हिफाजत करने की जगह वो ब्रेन है, तो इसीलिए सुन्नत में भी है कैप पहनना। तो आप जो है वो सर को ढांप के रखना, मुझे भी उन्होंने कहा कि योगा कराते वक्त सर को ढांप के रखना, इससे जो है वो मेमोरी शार्प होती है। जितने लोगों को मेमोरी का इशू है ना, चीजें याद नहीं होती, वो कैप पहना करें, इससे हादसा तेज होता है। लेकिन इससे बाल भी तो उड़ जाते हैं, बालों को भी तो नुकसान होता है इस वो बाल तब उड़ते हैं जब आपके सर पे हवा नहीं लगती, इसलिए हमने कपड़े की कैप बनाई है। ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। आपकी कैप पे डिपेंड करता है ना आप कौन सी कैप पहनते हैं। मेरे पूरे बाल हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा, बहुत सारे लोग जो घरों पर रहते हैं उनको ब्लड प्रेशर का बड़ा मर्ज होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो चीजें हैं जो कि आजकल बढ़ती चली जा रही हैं। इसके लिए अपनी बॉडी को किस तरह से स्टिमुलेट किया जाए, सांस बड़े लिए जाएं, क्या किया जाए जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके? हाई ब्लड प्रेशर की मैं आपको जो है ना डिटेल बताता हूं कि योगा के मुताबिक राइट साइड सूरज है, लेफ्ट साइड चांद है। ब्रेन और फेस नहीं, ये नाक के जरिए जो एनर्जी अंदर जाती है, जिसके जरिए आप जिंदा हैं, जो आप खाते हैं इसके जरिए आप जिंदा नहीं है। इसके बगैर आप 40 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। 40 दिन तक? जी जी, मेडिकली, बिना कुछ खाए पिए? पिए नहीं, खाए बगैर। खाए बगैर, पिए बगैर आप 10-11 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, खाने के बगैर आप 40 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। ये मेडिकली प्रूव्ड है। जहां तक मुझे इल्म है वो कहते हैं 4 से 5 दिन से ज्यादा। मैंने मेडिकली इसको पढ़ा है, इसको मेडिकली प्रूव्ड भी है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से भी इसका डिस्कस किया। 40 दिन तक खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आप सांस के बगैर 5 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। तो ये आपका फ्यूल, मेन फ्यूल है, ऑक्सीजन। तो योगा ये कहता है कि आपके राइट नॉस्ट्रिल से सूरज का ताल्लुक है, सूरज की एनर्जी इसके जरिए अंदर जाती है, पॉजिटिव एनर्जी, गर्म तार है ये। लेफ्ट जो साइड है ये चांद की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, इसके जरिए ठंडी एनर्जी आपके अंदर जाती है, ये ठंडी तार है। आपको पता है दुनिया में कोई भी मशीन चलती है वो 2 तारें लगती हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो इसी तरह ये 2 तारें हैं, अंदर से तो एक ही सुराख है, यहां पे ये 2 तारें हैं। आपकी राइट साइड सूरज है, लेफ्ट साइड चांद है। अगर आपका बीपी शूट कर रहा है, इसका मतलब आपके अंदर हरारत बढ़ गई है, गर्मी की एनर्जी बढ़ गई है। अक्सर लोगों की नाक बंद रहती है, राइट बंद रहती है, लेफ्ट रहती है, अक्सर की तो ज्यादातर दोनों नाक बंद रहती हैं, वो मुंह से सांस लेते हैं, वो भी एक अलग से इशू है। लेकिन अगर आपकी एक साइड नाक की बंद है, फर्ज करें अगर लेफ्ट साइड बंद रहती है ज्यादातर, राइट से ज्यादा सांस जा रहा है आपके अंदर, तो आपका बीपी शूट करेगा, हाइपरटेंशन भी होगी, आपके अंदर हरारत बढ़ रही है। सूरज गर्मी है, गर्म तार जब भी ज्यादा आपके लिए काम करेगी उतना ही उसके अंदर करंट ज्यादा हो जाएगा इंसान के अंदर, तो वो फिर करंट दिखाएगा लोगों के ऊपर। तो राइट साइड को फिर बंद कर लें, अगर हाई हुआ है बीपी इसको बंद करें, लेफ्ट साइड से इनहेल करें। कितनी देर के लिए इनहेल किया जाएगा? और फिर राइट साइड से निकालें। जो चीज बढ़ गई है उसको कम करना है, जो कम है उसको ज्यादा करना है। अगर लो है तो फिर लेफ्ट को बंद करें और राइट से इनहेल करें जितना ले सकते हैं, और लेफ्ट साइड से एक्सहेल कर दें। ठीक है, सांस लेना राइट साइड से और जिस चीज की जरूरत है। अगर हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है तो लेफ्ट साइड से लेना है आपने और राइट से निकालना है, और अगर लो है तो राइट साइड से लेना है सांस आपने और लेफ्ट से निकालना हमेशा उसको है जिसको कम करना है, जिस एनर्जी को कम करना है। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन जो है वो जारी है, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ योगी नईम मौजूद थे और बताया जा रहा था कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं वो अपने ब्लड प्रेशर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि लॉकडाउन अब बढ़ चुका है और घरों के अंदर मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए खास तौर पे एक्सरसाइज योगा की हमें योगी नईम बताएंगे, तो उनकी तरफ ही चलते हैं। नईम, बताइएगा कि योगा के साथ आप अपने मूड को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? मैं आपको पहले 2 चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो आपकी ब्रीदिंग का इसमें बहुत अमल दखल है, सांस का आपका जो है इनहेल एक्सहेल कैसा है, क्योंकि सांस के साथ ब्रेन का ताल्लुक है। 80% ऑक्सीजन आपके ब्रेन को चाहिए। क्या हम ऑक्सीजन लेवल ले पाते हैं उस लेवल का जो कि ब्रेन को चाहिए? 80% ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए। तो हम तो मेरे ख्याल 20% भी ऑक्सीजन नहीं लेते,
घरों में बंद रहते हैं, घर बंद हैं, जिसकी वजह से सांस जो है वो सही ले नहीं पाते, सांस आता भी नहीं सही। और इसकी जो बेहतरीन टेक्निक है वो सांस को खाली किया करें, पेट को खाली किया करें, सांस निकाला करें। आप जितना ज़्यादा सांस निकालेंगे उतना ही आपका इनहेल होगा। हम निकालने पे फोकस नहीं करते, हम लेने पे फोकस करते हैं। हमेशा हम जब सांस की मशक करेंगे तो हम पहले कोशिश करेंगे सांस लें, तो वो थोड़ा सा लिया जाता है। तो हमेशा जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और कोशिश करें दिन में 5 मिनट इस पर जरूर प्रैक्टिस करें कि सांस को निकाला करें और निकालें, खाली, फेफड़ों को मुकम्मल खाली करना है। फिर एकदम आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगा, लेना नहीं पड़ेगा। जब भी आप सांस निकालेंगे आपको अगला सांस लेना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सांस आता है। तो सांस निकालने की अगर प्रैक्टिस कर ली जाए तो इससे ऑक्सीजन लेवल ब्रेन की तरफ बेहतर हो जाता है। और तभी कहते हैं ना कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है और आपकी बॉडी को बहुत सारे मसाइल की तरफ ले जाता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचने के लिए भी एक तरीका है जिससे आपकी बॉडी को फायदा पहुंचे। जी, हमेशा सांस निकालें, आप निकालने की प्रैक्टिस करें। सांस खुद ही आएगा, ऑटोमेटिक आता है सांस, लंबा सांस आता है आम रूटीन से। आपके लेने से भी ज्यादा लंबा सांस आएगा, जो आप कोशिश करके लेंगे उससे ज्यादा लंबा सांस आएगा अगर आप सांस निकालते हैं। अब दूसरी जो टेक्निक मैं बताऊंगा उसको कहते हैं नाड़ी शोधन, क्योंकि मूड्स का ताल्लुक आपके असाब के साथ है, नर्वस सिस्टम के साथ है। नर्वस सिस्टम जितना आपका मजबूत है उतना ही आपका मूड अच्छा हो सकता है। अगर आप नर्वस सिस्टम वीक है, आप चीजों को फील करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब है, और उससे फिर आपके जो है वो मूड स्विंग होते हैं। तो नर्वस सिस्टम के लिए बेहतरीन ब्रीदिंग योगा बताता है कि नाड़ी शोधन, नाड़ी का मतलब नर्व को संस्कृत जुबान में, क्योंकि बॉडी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके जितने भी सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रिक फॉर्म के अंदर, वो नर्व्स के जरिए बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। तो नाड़ी नर्व्स को कहते हैं संस्कृत जुबान में, शोधन कहते हैं परफेक्शन को। नाड़ी शोधन, इसका नाम ही इससे जाहिर है कि परफेक्शन करती है नर्वस सिस्टम की। तो इसकी टेक्निक ये है कि राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लें, लेफ्ट से इनहेल करें, और उसको जितना आप इजीली रोक सकते हैं रोक लें। फिर आप राइट साइड से निकाल दें, फिर राइट साइड से अंदर लेके जाएं, फिर रोक लें आप जितना इजीली रोक सकते हैं, और लेफ्ट साइड से निकाल दें। ये एक चक्कर हुआ इसका, इसको कहते हैं नाड़ी शोधन। लेफ्ट से इनहेल किया, रोक लिया जितना इजीली रोक सकते हैं, और राइट से एक्सहेल कर दिया। फिर राइट से इनहेल किया, रोका सांस को जितना रोक सकते हैं इजीली, फिर लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। ये आपके असाबी निजाम को मजबूत करती है ये ब्रीदिंग, इसका नाम है नाड़ी शोधन। और एक मुद्रा मैं बताना चाहूंगा, हाथों का अंदाज जो बैठे बैठे कर सकते हैं, उसका नाम है हंसी मुद्रा। हंसी मुद्रा, मुद्रा कहते हैं हाथों के अंदाज को, हंसी मुद्रा। हंसी मुद्रा क्या करता है कि आपके मूड को खुशगवार करता है, मूड खुशगवार करने के लिए किया जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा मतलब एक फील कर रहे हैं, बैड फील कर रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए, आप इस अंदर से टूटा हुआ इंसान। ये तीन उंगलियों को साथ अंगूठे के मिला लें, छोटी उंगली को अलग कर लें। ठीक है, ये हंसी मुद्रा है। और अंदर का दुख दूर करने जी। और अगर बच्चों का मूड खराब होता है, मैं आपको बच्चों के लिए बताऊं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, अक्सर तंग करते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो लेफ्ट हैंड पे आप अंगूठा सीधा कर लें बच्चों का, ऐसे लेफ्ट हैंड का जो अंगूठे की लाइन में नीचे आए, और इस लाइन के ऊपर यहाँ पे जहां मेरी उंगली है, यहाँ पे रेड कलर का आप जो है वो तकरीबन गोल 1 इंच का गोलाई गोल जो है ना वो उसको रेड कलर से भर दें। तो इससे जो है बच्चे का मूड ठीक हो जाता है, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। लेफ्ट अंगूठे को सीधा कर लें, बिल्कुल ऐसे नीचे लाइन में आए, इस लाइन से ऊपर यहाँ पे जितनी उंगली है, ये मेरी उंगली के नीचे जितनी जगह है, यहाँ पे अगर रेड कलर परमानेंट मार्कर से लगा दिया जाए तो मूड बेहतर होता है। और ये बड़े भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाए तो इसके ऊपर रेड कलर लगाएं, ठीक, इससे मूड बेहतर होता है। ये दिल का प्रेशर पॉइंट है, योगा ये कहता है ये दिल का प्रेशर पॉइंट है, और मूड का ताल्लुक दिल के साथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो दिल को अच्छी नहीं लगती, उसी से मूड खराब होता है। तो योगा ये कहता है कि यहाँ पे रेड कलर लगाने से मूड बेहतर होता है, बच्चों का भी बड़ों का भी। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक एक्सरसाइज है उसको कहते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करेंगे, पांव साथ मिला लें, थोड़ा पीछे कर लें। योगा के मुताबिक ये मूड को बेहतर करने की बेहतरीन एक्सरसाइज है। यहां तक कि जिनको सुसाइड करने का शौक होता है, अगर वो ये करना शुरू करें तो सुसाइड करने का भी शौक खत्म हो जाएगा, और ये मुद्रा करने का शौक पड़ जाएगा उनको। इसको बटरफ्लाई कहते हैं। ठीक है। जिन लोगों को चीजें अच्छी नहीं लगती, जिन लोगों को लोग अच्छे नहीं लगते, ये बटरफ्लाई करने से ठीक हो जाते हैं, उनका मूड बेहतर हो जाता है, उनको चीजें अच्छी लगना शुरू हो जाती है, मूड खुशगवार होना शुरू हो जाता है। तो इस बटरफ्लाई को करते रहा करें। ये लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए रोज कर लें बस, ये मूड्स को चेंज करती है। ठीक है, बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है। ठीक है, इससे बॉडी पे इफेक्ट क्या पड़ता है? मतलब जब आप अपनी टांगों को हिला रहे होते हैं, मूड स्विंग किस तरह से होता है?
देखिए, मैं आपको एक और अर्ज करना चाहता हूं कि योगा जो है ना रिसर्च नहीं है। रिसर्च का इल्म जो होता है ना, उस पर हमेशा आप कोई डिटेल बता सकते हैं। अपने इल्म के मुताबिक मैं इस पर जरूर डिस्कस कर सकता हूं कि ये जो आपके इनर थाई है ना, इनर थाई का ताल्लुक आपके ब्रेन के साथ है। जो स्ट्रेस आपका बढ़ता है, आपकी टांगें स्टिफ होती हैं, टांगें खिंच जाती हैं। आपने देखा होगा जब भी आपका मूड चेंज होता है ना, आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो आपका जिस्म खिंचता है, आपके जिस्म में सख्ती आती है, स्टिफनेस आती है। तो जब आप टांगे खोल के दोनों को स्ट्रेच करते हैं तो आपकी ये फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती हैं, आपकी टांगों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती हैं। इससे आपका मूड के साथ ताल्लुक ब्रेन के साथ बनता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का ताल्लुक, जैसे मैं आपको बताया कि नर्व जितने आपके फ्लेक्सिबल होंगे, जितने आपके स्ट्रांग होंगे, उतने ही आप मेंटली फिट होंगे। जितने आप स्टिफ होते जाएंगे योगा के मुताबिक, जितने आप स्टिफ होते जाएंगे, फिजिकली स्टिफ होते जाएंगे, उतना ही आपका ब्रेन स्टिफ होगा, उतने ही आप जहनी तौर पर तंग हो जाएंगे। तो जितने फ्लेक्सिबिलिटी के पोजेज है ना, जितने फ्लेक्सिबिलिटी के पोजेज हैं, वो आपके मूड को चेंज करेंगे, लाजमी करेंगे। तो मूड को अगर बेहतर करना है तो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर लें। बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल है उतना ही मूड अच्छा होता है। जैसे आप बच्चे को देखो कितना फ्लेक्सिबल होता है, तो उसका मूड तो खराब नहीं होता। तो ये योगा कोई रिसर्च नहीं है, ये 6000 साल पुराना इल्म है और ये इल्म है, इसकी कोई अभी तक रिसर्च हो नहीं सकी। ये कैसे है, आज तक रिसर्च ना किसी ने की है, ना को पहुंच सका यहां तक। 6000 साल। अच्छा, बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, उसके लिए क्योंकि यूरिक एसिड कॉम्बिनेशन की वजह से मोस्टली ये पेन्स होती हैं, तो इनको रिलीफ देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यूरिक एसिड जो है वो देखें, योगा में एक मुद्रा है, वो कहता है किसी भी चीज की ज्यादती हो जाए, कोई चीज बढ़ जाए, उसको नीचे लाना है बॉडी के अंदर, तो आप अपान मुद्रा बनाएं। दरमियान की 2 उंगलियां 7 अंगूठे के मिला लें, सिर्फ टच करें, जोर ना लगाएं। अपान कहते हैं संस्कृत जुबान में, जब ग्राफ ऊपर जा रहा हो, किसी चीज का भी ग्राफ ऊपर जा रहा हो, तो उसको नीचे लाने के लिए अपान मुद्रा करें आप। तो ये अपान मुद्रा जो है, ये करने से जो है वो आपके अंदर किसी भी चीज की ज्यादती जो है ना, वो कमी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो ये जरूर करना चाहिए। और जोड़ों के दर्द के लिए खासकर जो आप पूछ रहे हैं, वो लाजमी नहीं यूरिक एसिड की वजह से हो, अक्सर लोगों को गैसेस की वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है, जिसको वायाबादी का दर्द कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, गैसेस जिस्म में बढ़ जाती हैं। और हमेशा बॉडी के अंदर 84 टाइप की गैसेज हैं, 84 टाइप की गैसेज हैं, और हमेशा गैस जो है वो जहां पे स्पेस होगी वहां ज्यादा होगी, और जॉइंट्स के अंदर स्पेस ज्यादा होती है, बाकी जगह स्पेस नहीं होती, जॉइंट्स के अंदर स्पेस होती है। तो स्पेस जहां पे होगी वहां पे गैसेज होंगी, तो इसीलिए जोड़ों पे दर्द सबसे पहले होता है गैसेज की वजह से। तो उसके लिए भी एक मुद्रा है, उसको वायु मुद्रा कहते हैं। ये पहली उंगली को फोल्ड करके ऐसे पकड़ लें, जोर नहीं लगाना, सिर्फ टच करना है। वायु का मतलब भी गैस, ये संस्कृत जुबान में। तो ये वायु मुद्रा अगर करना शुरू कर दें तो इससे गैसेस कंट्रोल होती हैं और आपके जोड़ों में दर्द कम हो जाता है। इसको हम योगा में पेन किलर भी कहते हैं, वायु मुद्रा को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बड़े ही एक इंपॉर्टेंट नॉलेज था जो कि योगी नईम की तरफ से दिया जा रहा था, और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा था नाजरीन कि घर के अंदर रहते हुए आप मूड स्विंग्स को किस तरह से एक्सरसाइज के जरिए बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि आज योगी नईम हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप आज आए, अपने इल्म से जो शहरी हैं नाजरीन हैं उन्हें मुस्तफीद करवाया, तो बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, ब्रेक का वक्त हुआ चलता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हमें बड़े ही खूबसूरत मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। हमारे साथ एडीसी अस्मा एजाज साहिबा मौजूद होंगी। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ जफर डोगर साहब जो कि सिटी 41 के ब्यूरो चीफ भी हैं, फैसलाबाद प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी है, और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, सोशल जो मामला थे उस हवाले से बड़ी ही गहरी ऑब्जर्वेशन के मालिक हैं। चाहे वो गवर्नमेंट के मामला हों या हमारे सोशल मामला हों, उनके ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ तबसरा भी करते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं। तो डोगर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। आपके तजुर्बे से आज हम मुस्तफीद होने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं एडीसी साहिबा की तरफ चलूंगा, क्योंकि इंतजामी अमूर की खासतौर पर बात की जाए तो हमारी सिटी की जितनी भी इंतजामिया है उनको हम वक्तन फवक्तन हम सलाम भी पेश करते रहते हैं और उनकी जो कारकर्दगी है उसे सराहते भी रहते हैं। अगर खास तौर पे मौजूदा सूरत हाल की गुफ्तगू की जाए तो इसके अंदर जितने भी इंतजामी अमूर हैं, कोरोना वायरस के हवाले से इंतजामिया जो है वो काफी मुतहरक नजर आती है, ना सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से बल्कि इनसाइड
सिटी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इस कोरोना वायरस की वजह से उसे फेस कर रही हैं, उसे खत्म करने की कोशिश कर रही हैं और फ्रंट फुट वॉरियर के तौर पे हमारी इंतजामिया काम कर रही है, चाहे वो हमारे डीसी साहब हो, हमारी पुलिस हो या दीगर अदारे हों। तो एडीसी अस्मा एजाज साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। क्वारंटीन के सेंटर से हम जो है वो इसका आगाज करेंगे। आप क्या कहेंगी, शहर के अंदर मुख्तलिफ होटल्स जो मुख्तस किए गए हैं क्वारंटीन सेंटर के लिए, आप इसे महफूज समझती हैं? जब इस चीज का फैसला किया गया तो क्या डॉक्टर्स की टीम इसके अंदर शामिल थी या आपको पंजाब हुकूमत की तरफ से यह फैसला आया था कि इन होटल्स को मुंतखब कर लिया गया, इनके अंदर जितने भी बाहर से लोग आएंगे उनको ठहराया जाए? सबसे पहले तो मैं सिटी 41 और उसकी पूरी जो टीम है उसकी बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने ये मौका फराहम किया कि यहाँ आकर अपनी कारकर्दगी के बारे में लोगों को आगाह किया जा सके और अपना मौकफ जो है वो दुरुस्त अंदाज में पेश किया जा सके। अब जैसा कि बात की आपने होटल्स की, तो देखें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इस वक्त एक नेशनल इमरजेंसी है, सर्कमस्टांसेस आर नो मोर नॉर्मल, हम सब एक नॉर्मल हालात में मूव नहीं कर रहे, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप नॉर्मल हालात से हट के कर रहे हैं। डिसीजंस जो हैं वो ओवरनाइट भी लिए जा रहे हैं, लेके उनको चेंज भी करना पड़ रहा है, लेकिन मैं ये जरूर श्योर करती हूँ कि हुकूमती इकदामात जो हैं वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं और चैलेंजिंग टाइम्स में और अदरवाइज ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के न सिर्फ जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है बल्कि वो ये डिसाइड करती है कि उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए क्या किया जाना चाहिए। अब आप देखें तो हॉस्टल्स को एक घर में कन्वर्ट करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। लाइक ऑल ऑफ सडन ये जैसे कि कोरोना की इमरजेंसी जिसका कि पूरी दुनिया को एक सामना है, पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए चूंकि मसाइल जो हैं वो मल्टीफोल्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। अगर मैं आपको गिलगित बिल्तिस्तान की एग्जांपल दूं तो वहाँ पे भी होटल्स में इसलिए ठहराया गया कि आपको वहाँ पे एक तो सेटअप पहले से मौजूद होता है और जो आने वाले आपके गेस्ट हैं या ट्रैवलर्स हैं उनके लिए किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। जबकि अगर दूसरी तरफ आप देखें तो जीसी यूनिवर्सिटी या पार्स सेंटर जो है ऑब्वियसली वो एक हॉस्टल बिल्डिंग्स थी और उनको हमने जब एक रूम्स में या एक घर वाली फीलिंग देने के लिए कन्वर्ट करने के लिए जो भी इकदाम हम कर रहे हैं, लेकिन उसको 100% आप उस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये उनकी कन्वीनियंस के लिए ही फैसला किया गया था और तमाम एसओपीज को मद्देनजर रख के किया गया था। और उसके बाद भी ये सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये पेशेंट्स नहीं हैं जो यूएई से आए हैं, दे आर नॉट पेशेंट्स अंटिल दे आर टेस्टेड पॉजिटिव। तो यही चीज हवाले से मैं आपके साथ शेयर। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जब तक उनका टेस्ट नहीं किया जाता, उनमें कोरोना वायरस की तशखीस नहीं होती, उनको पेशेंट्स कहना दुरुस्त नहीं होगा। जफर डोगे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं एक चीज बड़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं और आपसे शेयर करना चाहूंगा, आप बेहतर जो है वो आगाह कर सकेंगे इस हवाले से। पिछले चंद दिनों से देखने में आ रहा है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब हों या हमारे वजीर आला बुज़दार साहब हों, जहां पे भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हालांकि उनके इर्द गिर्द दर्जनों लोग उनके प्रोटोकॉल में भी शामिल होते हैं और इसके साथ साथ क्वारंटीन सेंटर्स में जा रहे होते हैं, इसके बावजूद मास्क इस्तेमाल नहीं करते। तो लीडर्स ही जब इस चीज का पालन नहीं करेंगे, अवाम तक ये मैसेज किस तरह से पहुंचाएंगे कि वो अपनी हिफाजत करें? जो कहा जाता है टीवी के ऊपर तशहीर चलाई जाती है मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को धोएं, ये खुद ही इस्तेमाल नहीं कर रहे, आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? थैंक यू फनान। इसमें दो आरा हो सकती हैं। एक तो ये होता है कि जब आप पहनते भी हैं, हमने बहुत सारी फुटेज देखी हैं जिसमें इमरान खान साहब वो मास्क पहन रहे होते हैं और बहुत सी ऐसी हैं जिसमें नहीं पहनते। अच्छा, दोनों दुरुस्त हैं। जो पहनते हैं जब उस वक्त ये मैसेज देना मकसूद होता है कि ये पहना करें, बहुत ज़रूरी है। जब वो नहीं पहन रहे होते तो ये भी मैसेज होता है कि खौफजदा भी इतना ज़्यादा नहीं हो जाना कि आप मास्क के बगैर रह ही नहीं सकते। जब आप चल रहे हैं ना, लीडर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे खौफ से भी निकालना होता है लोगों को। कि आप देखें जो सरकारी मीटिंग्स होती हैं उसमें भी बाज़ मीटिंग्स में जब वो सोशल डिस्टेंसिंग रखी होती है तो चीफ सेक्रेटरी साहब हों या कोई भी हों तो कई दफ़ा नहीं पहने होते और कई दफ़ा जब क्लोज थोड़ा सा हों, हालांकि इन दिनों बहुत एहतियात कर रहे हैं लेकिन उस वक्त पहने होते हैं। तो दोनों सूरतों में, जिस वक्त जैसे हम इस वक्त बैठे हुए हैं, हम एक फासले पे बैठे हुए हैं तो हमने मास्क नहीं पहने हुए, लेकिन जब हम जो ही ज़रा करीब बैठते हैं बेशक फासला कम कर लेते हैं लेकिन एक डिस्टेंस होता है लेकिन फिर भी हम मास्क पहन लेते हैं। तो दोनों कैफियत साथ साथ चलती हैं। बाकी ये है कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पे अदरवाइज तो हम तनकीद करते ही रहते हैं, उसके बहुत सारे मौके होते हैं,
लेकिन कोरोना के मामले में जिस तरह रियासती मशीनरी जो है वो काम कर रही है, मैं समझ रहा हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक सर्वेंट होना होता क्या है। तो ये फ्रंट से लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे डॉक्टर्स हों, सरकारी डॉक्टर्स जो हों, हमारे जो जितने भी सरकारी मशीनरी है, डीसी साहब हैं, एडीसी साहबा हैं, पुलिस है, सारे लोग जो भी इस वक्त पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं, वही इस कोरोना वबा को लेकर जितने भी इंतजाम किए जा रहे हैं वही तो कर रहे हैं। बाकी तो हम खैरात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इसको संभालने में, तमाम इंतजामात करने में, लोगों का इलाज करने और उनको सहूलतें बहाम पहुंचाने में ये सारा पब्लिक सर्वेंट्स ही कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम रियली आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि ये लोग, ये भी तो इंसान है ना सारे। बिल्कुल। और तो अपनी जान हथेली पे रख के और फियर से निकल कर और अल्लाह के भरोसे पे अवाम की खिदमत करना, ये वो टीम है, ये वो चीज़ है, ये वो मौका है। बल्कि मैं ये कहूँगा मस्त से कि जहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप भी हमारी मकामी सतह पे जब हम देखते हैं तो उतनी एक्टिव नज़र नहीं आती जितनी सरकारी मशीनरी, जो ब्यूरोक्रेट्स नज़र आ रहे हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ रियली आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड और इनका हमें साथ देना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कोई हमारी अपना कोई मिसमैनेजमेंट की वजह से ये कोई नहीं बीमारी फैली हुई, ये एक आफत है, एक वबा है और इस वबा का मिलकर मुकाबला करना है। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि हमें हजूम नहीं, एक कौम बनने की इस वक्त जरूरत है, लेकिन जब गवर्नमेंट लेवल पे बात की जाती है, वफाक की गवर्नमेंट और पेज पे नजर आती है, सिंध की गवर्नमेंट और पेज पे नजर आती है और बड़ी कंट्रोवर्सी भी बनी हुई है, न्यूज भी चल रही है आजकल उनके लिए कि वफाक से मुनफरिद होकर काम जो है वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, वफाक से मुख्तलिफ नहीं कर रही है। देखिए, सूबे पहली तो बात 18वीं तरमीम के बाद काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, बहुत सारे स्टेप्स वो खुद ले सकते हैं और अपनी ज़रूरत के तहत लेने भी चाहिए और ले भी रहे हैं। और ये जो इंडिपेंडेंटली जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सूबे जो चाहें कर सकते हैं, वो बाइख्तियार हैं, लेकिन जहां उन्हें ज़रूरत होती है कि वफाकी सतह पर एक इत्तेहाद, इत्तफाक, एक यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत होती है, वहाँ वो मिल के चल रहे हैं। असल में हुआ ये है कि जब सिंध में थोड़े से जो एक कंट्रोवर्सी चली हुई है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने थोड़ा सा वफाक से पहले ऐसे स्टेप्स लिए थे जो बड़े इफेक्टिव साबित हुए। बोल्ड स्टेप्स थे और बड़े बर वक्त थे, इन टाइम थे, टाइमली डिसीजंस लेने की वजह से वहाँ कुछ कंट्रोल था, लेकिन अब तो वहाँ भी सूरत हाल बड़ी ख़राब हो रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो टेस्ट ज़्यादा आप करते जाएंगे ना, उससे सही रेशो का पता चलेगा। टेस्ट नहीं करेंगे तो यही लगेगा कि थोड़े पेशेंट्स हैं। अब सिंध में भी ज़्यादा हो गए और पंजाब में स्टार्ट में आपको याद है सिंध में कम ज़्यादा थे, पंजाब में कम थे। तो मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में पंजाब आगे निकल जाएगा, क्योंकि जो आबादी का तनासब है उस हिसाब से लाजमी तौर पर यहाँ ज़्यादा पेशेंट्स होंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ एडीसी साहिबा भी मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। अस्मा साहिबा, ये बताइएगा कि खास तौर पे अगर मौजूदा वसाइल के अंदर काम करने की जब बात आती है, बहुत सारे चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि ये कहा जाता था हमारे पास वसाइल महदूद हैं लेकिन काम ज्यादा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? First of all, let me thank Mr. Bilal for such a kind words for administration and all the frontliners जो कि बड़ा बोल्डली इस चीज़ को डील कर रहे हैं। और उसी थ्रेड को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, हमारी बॉडी में एक एड्रेनालिन ग्लैंड होता है। बिल्कुल। और जब भी हम कॉफ की कैफियत में आते हैं तो ये दो किस्म के हार्मोन रिलीज करता है, एक को एड्रेनालिन और दूसरे को कार्टिसोल कहते हैं, और वो पूरी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और आपको एक्साइटेड कर देता है वो। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमने जो अपने नर्व्स हैं उनको स्ट्रांग रखना है कि हमने इस बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। प्रिकॉशंस जो हैं वो जरूर लेनी है, जो SOPs हैं उनको जरूर फॉलो करना है, लेकिन किसी तौर से भी हमने इस खौफ के आगे जो है वो शिकस्त पैनिक नहीं होना और ना ही अपने आसपास के जो लोग हैं उनको करना है। अब मैं आती हूँ आपके दूसरे सवाल की तरफ। जैसा कि आपने वसाइल की बात की, तो आप देखें कि अक्रॉस द ग्लोब इस वक्त जो आपकी डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका और यूरोप जैसी जो ताकतें हैं, वो भी इस पैंडेमिक के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई हैं। वहां पर अगर आप देखें तो आपको शॉर्टेज नजर आती है सर्जिकल मास्क की, ग्लव्स की और कई और तरह के मसाइल हैं।
तो पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जिसके पास ऑलरेडी जो है वो वसाइल की कमी का सामना है, मैं ये समझती हूँ कि हम अपने वसाइल से बढ़कर इस वक्त परफॉर्म करने में कामयाब हुए हैं। आप जो एक जज्बा है हमारी, आप वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देख लें, आप हमारे जो पुलिस सिक्योरिटी के लोग हैं आप उनको देख लें, रेस्क्यू 1122 की जो हमारी टीम्स हैं, वासा, PHA और जितने भी तमाम, स्पेशली मैं जो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर्स हैं उनको जरूर सलाम पेश करूंगी कि जो 24/7 हमारे साथ फील्ड में मौजूद हैं और हर तरह से ड्यूटी कर रहे हैं। तो यकीनन उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद हम एक अच्छे अंदाज में एक यूनाइटेड तौर पे परफॉर्म करने में कामयाब हुए हैं। बाकी जी मैं आपकी इस बात से आई वुड अग्री विद यू कि हमें वसाइल की जो कमी है उसका सामना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और सलाम पेश करते हैं हम कि महदूद वसाइल के बावजूद भी आपने बड़ा बेहतरीन काम किया और हमारे शहर फैसलाबाद को महफूज करने के लिए सरतोड़ कोशिशें हमारी इंतजामिया की जानिब से की गई। नाज़रीन इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक आईना है वो रोशन जिससे सूरज हुआ, एक नाजुक ख्याल है वो सबा जिसे चूम के हैरत आशना हुई। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ जफर डोगर साहब मौजूद थे और उनके साथ ADC साहिबा आसमा एजाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। तो बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन जो है वो जारी थी जिले इंतजामात के हवाले से। तो मजीद गुफ्तगू करेंगे आसमा एजाज साहिबा से। बताइएगा कि अब तक अगर खास तौर पे हमारी सिटी की इंतजामिया की बात की जाए तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौन से इंतजामात है जो कि किए गए हैं, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर के हों या इसके साथ साथ हमारे शहर के इंतजामात हों जिसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स राशन के हवाले से बनाए गए थे। सास प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा इशू देखने में आया था, पैसे तो दिए जा रहे थे लेकिन एक जगह पे बहुत सारे शहरी एक ही वक्त में इकट्ठे हो जाते थे, तो ये भी कोरोना वायरस के फैलने का सबब बन सकता था। या इसके साथ साथ दीगर चीजें देखने में आई जैसे मुनाफाखोरी या दीगर इंतजामात है, उसके ऊपर हमारी इंतजामिया ने किस तरह से बर वक्त कार्रवाई करते हुए कौन से मसाइल है जो कि शहरियों के खत्म किए। एहसास प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं हम, फिर मैं आपके साथ जो जिले इंतजामिया की बाकी प्रोग्रेस है उसको शेयर करूंगी। एहसास के हवाले से देखें जी, कोरोना की इमरजेंसी के पेश नज़र जो है वो ये बहुत मुश्किल था कि हमारी जो पब्लिक है उसको एक सोशल डिस्टेंसिंग और जो सारे SOPs हैं वो फॉलो कराना। लेकिन मैं इस हवाले से ये बड़े वसूख के साथ ये कहूंगी कि हम बहुत हद तक कामयाब इस तरह से हुए हैं कि फैसलाबाद में कुल 18 काउंटर्स थे जो इस्टेब्लिश किए गए थे, 18 सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए थे जहां पर 80 काउंटर्स हमने लगाए थे। तो उसमें जो एक पुलिस के साथ हमारा एक इफेक्टिव हमारी कोऑर्डिनेशन थी और उसको हमने प्लानिंग थी, उसकी वजह से हम सक्सेसफुल हो गए क्योंकि हमें इस्टेब्लिश करने से पहले जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो इदारा है उनकी तरफ से ये कन्वे किया गया कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन मैसेज जाएगा कि आप सेंटर्स पर जाकर मुतलका अपने पैसे रिसीव करें। अब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक प्लान दिया गया था वो ये था कि चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है और इसमें से जो ज्यादातर बेनिफिशरीज हैं उनके पास अपनी, ऑफ कोर्स इट गोज विदाउट सेइंग कि उनके पास अपनी जो है वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए क्यों ना हम इसको यूनियन काउंसिल लेवल पर जाकर कर लें। उसके लिए हमने एक पूरा बड़ा कंप्रीहेंसिव प्लान डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर हमने 346 यूनियन काउंसिल्स जो हैं उस पर मुश्तमिल एक प्लान उनके साथ शेयर किया था। तो फिर हमें ये कन्वे किया गया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है और ये मैनेज नहीं हो सकता। अगेन हमने फिर एक आइडिया फ्लोट किया कि हम 3 और 4 यूसीज को क्लब कर लेते हैं या ऐसा करते हैं कि हम डेज ऑल्टरनेट कर लेते हैं ताकि जो SOP हैं वो भी फॉलो हो जाएं और मैनेज कर लें हम जो सारा क्राउड है। बट अगेन उसमें हमें जो है वो कोई इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया जा सका, जिसकी वजह से हमें इन्हीं 18 सेंटर्स पर 1,29,000 लोगों को मैनेज करना था। हम इंतजामिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि पहले दिन ये एक्सपेक्टेड था कि 1,29,000 लोग, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि अभी रिसेंटली रजिस्टर हुए थे, और उसमें मैं ज़रूर रमज़ान मिर्ज़ा और सिटी 41 की जो टीम है उनका शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि मैंने उनको भी अपने साथ एंगेज किया ये मैसेज फैसलाबाद के लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनसे ये अपील करने के लिए कि जो न्यूली रजिस्टर्ड लोग हैं काइंडली आप इन सेंटर्स का रुख ना करें,
ताकि इंतज़ामिया के लिए मुश्किलात जो हैं वो उनको कम किया जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। हमारे लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, उनको चीज़ों की शायद उस तरह से विजन और क्लैरिटी देने में अवेयरनेस जो है उस तरीके से नहीं दी जा सकती। ऑल्दो कि ज़िले इंतज़ामिया जो थी उनमें से हर ऑफिशियल ने अपनी पूरी कोशिश की कि इस मैसेज को भी स्प्रेड किया जा सके, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के साथ भी राब्ते किए जा सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए कि पहले दिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फैसलाबाद में 1,29,000 लोग इन सेंटर्स का रुख करेंगे और वो एक जो उसका आउटकम होगा इट मे बी डिजास्टर्स एज वेल, तो ऐसा नहीं हुआ। हमने एक सोशल, इस सिलसिले में मैं अपने तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको भी ज़रूर मैं अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने दिन रात ओवरनाइट, क्योंकि पहले जो एक डेट शेयर की गई थी वो 15 अप्रैल की डेट थी कि 15 से डिसबर्समेंट का आगाज़ किया जाएगा, लेकिन फिर हमें 8 तारीख को ये बताया गया कि कल सुबह सेंटर इस्टेब्लिश करने। तो हमारे जो तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, आपको पता है कि बहुत सारी और असाइनमेंट्स में भी वो मसरूफ़ हैं, वो 144 जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उनके ज़िम्मे है। उसके अलावा वीट प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो रही है, उसको भी उन्होंने मॉनिटर करना है, और उसके अलावा जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के चैलेंजेस हैं, क्वारंटीन सेंटर्स हैं, वो इसके अलावा हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे ओवरनाइट इंतजाम हैं जिनके लिए दिन और रात एक करने के बाद ये तमाम तर वसाइल को बुरुए कार लाते हुए ये इंतजामात मुकम्मल किए गए। उसके लिए सलाम भी पेश करते हैं तमाम इंतजामिया के जो लोग हैं उनको। जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप क्या देखते हैं कि अगर इंतजामात की बात की जाती है तो इंतजामिया की जानिब से जो इंतजामात किए गए वो काफ़ी हैं, और अगर किसी जगह पे फ्लॉज भी थे तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? हनान, हमारा इस पे बड़ा क्रिटिकल व्यू है कि जैसे मैडम ने कहा कि सेंटर्स जितनी तादाद 16 या जितनी बताई उन्होंने, ये कम है, ये ज़्यादा होने चाहिए, और जो रकम डिस्पर्स की जा रही, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा और रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा और मीन्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जिसमें इतनी गैदरिंग जमा ना हो, इतने लोग जमा ना हो, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक ख़तरनाक चीज़ है कि एक तरफ हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि वो घरों पे बैठें, बाहर ना निकलें, और 144 लगाई हुई है, और ये उससे बिल्कुल मुतसादम है ये चीज़ कि किसी जगह पे सरकार खुद इतने लोगों को जमा कर ले और वो उसकी अपनी वजह से हो, क्योंकि सेंटर्स कम हैं, तो सेंटर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए अगर कोई निजी कंपनियां हायर करनी पड़ें या अपने वॉलंटियर्स, वो फोर्स जिसकी इमरान खान साहब बात करते हैं, वो टाइगर फोर्स अभी नज़र नहीं आ रही, वो बनाने की ज़रूरत है फौरी तौर पे, जल्दी से जल्दी, कि जिसमें, लेकिन फिर भी यहाँ एक आड़े आएगी चीज़ कि सरकारी अमला कम होता है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है, हेल्थ के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स जो हैं, सस्ता आटा जहाँ से मिलता है वो भी बढ़ाए जाने चाहिए, और इसी तरह एहसास कफालत प्रोग्राम जो है इसके भी सेंटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को अपने मोहल्लों में, अपने छोटे छोटे जगहों पर वहाँ मिल सके। अदरवाइज़ तो फिर जी जमा होंगे। अब जमा एक ये बड़ा तजाद इस तरह का है, एक घर से हो सकता है कफालत प्रोग्राम के पैसे लेने के लिए कोई जा रहा है, रास्ते में उसको रोक लिया जाए कि आप किधर जा रहे हैं, आपको बंद कर दिया जाता है, उसकी गाड़ी बंद कर दी जाती है, मोटरसाइकिल या मुर्गा बना दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो खुद अपनी पॉलिसी में जो तजाद है गवर्नमेंट की, इसको दूर करने की ज़रूरत है, वरना फिर यही होगा कि इतने ज़्यादा लोग जमा होंगे, जितने ज़्यादा जमा होंगे, एक तरफ देखें ना, हमने मस्जिदें तक नमाज के हवाले से भी बड़ा एहतमाम किया कि यार कुछ अरसे के लिए घरों पे पढ़ लेंगे। अगर इतना बड़ा जो इबादत है उसके मामले में हमने इतना बड़ा डिसीजन लिया हुआ है, तो ये रकम जो है ये तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में। इसको इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। डोगर साहब कह रहे हैं कि सेंटर्स ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। आसमा एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। ऑन अ लाइटर मोड, मतलब इंतजामात की तो बहुत बात होगी, अगर घर की बात की जाए तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके बच्चों की जानिब से, आपके हस्बैंड की जानिब से भी आई होगी कि आप क्वारंटीन सेंटर के अंदर जाते हैं, आपके करीब आने से भी डरते होंगे कि शायद वायरस ना आ जाए, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। और इंतजामी अमूर के साथ साथ आप अपनी हिफाजत किस तरह से करते हैं ताकि लोगों को भी अवेयरनेस मिल सके? जी, घर वालों की तरफ से तो जो है ना, वो एक बहुत ही क्लियर किस्म का टाइटल मिल चुका है, और वो कहते हैं कि आप चलता फिरता कोरोना है। तो घर में जब जाते हैं तो ऑफ कोर्स आई हैव स्मॉलर किड्स, वन इज 3 years old एंड द अदर वन इज 5 years old। तो बच्चों को आप जितना भी SOPs बताएं, इट्स क्वाइट नेचुरल। व्हेन आई गो टू होम दे रश टूवर्ड्स मी, देन आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड लाइक यू हैव टू फॉलो द SOPs। और मैं क्वारंटीन सेंटर्स विजिट करके आई हूँ, तो इस वजह से आप मेरे करीब नहीं आना, या इस तरीके से। तो जो हदायत हैं जी, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सर्जिकल मास्क, क्योंकि हमारा जो इंटरेक्शन होता है डायरेक्ट, हम क्वारंटीन सेंटर्स को
GCU जो क्वारंटीन सेंटर है, आई एम इन चार्ज ऑफ दैट सेंटर, सो आई एम मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑल द अफेयर्स ओवर देयर। तो वहाँ जाकर आपको पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ भी, नेगेटिव के साथ भी SOP को मद्देनजर रख के, जो 1 मीटर का फासला है, डिस्टेंस, उसको इंश्योर करके उनके साथ बात करनी पड़ती है, उनके इश्यूज को सुनना पड़ता है, उनको मसाइल को हल करना पड़ता है। तो कोशिश करते हैं कि जी जो SOPs हैं उसको मद्देनजर रखें, सैनिटाइज करें। अगर पानी अवेलेबल है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर पानी की सहूलत आपको मुयसर हो तो बेहतर है कि आप साबुन और पानी से अपने हाथ धोएं। अगर नहीं तो फिर आप सैनिटाइज करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मद्देनजर रखें और बगैर ज़रूरत के घरों से बाहर मत निकलें। क्योंकि अगर आप फैसलाबाद की जो फिगर्स हैं उनको देखें तो अगर हमारे पास जो 57 पेशेंट्स हैं, आउट ऑफ 57, 50 आर मेल्स, इट मीन्स दैट एंड द रेस्ट ऑफ द 7 आर फीमेल्स। सो it's evident that the female members of the family, they got infected by those male members who might have been out for some work or otherwise. तो आपसे मेरी ये दरख्वास्त है फैसलाबाद के लोगों से, आपके सिटी 41 के तवसत से, कि काइंडली आप घरों में रहें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर मत निकलें, क्योंकि हम आपकी हिफाजत के लिए बाहर हैं। बिल्कुल आप बाहर हैं और बड़ा अच्छा काम जो है वो इंतजामिया की जानिब से किया जा रहा है। ऑन अ लाइटर मूड मैडम, जब शादी से पहले, क्योंकि आज आप जिस मुकाम पे अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए आप फख्र का मुकाम भी बनी है, लेकिन शादी से पहले खुश शक्ल भी हैं आप, तो वो रिश्ते तो बहुत आते होंगे आपके। आप CSS से पहले की बात करें? CSS से पहले जी ऑफ कोर्स, लेकिन हमारी एक, आई बिलोंग टू चीमा फैमिली, और हमारी एक अपनी जो सर्टेन ट्रेडिशंस होती हैं या एक लिमिटेशंस होती हैं वो हमें ज़रूर ट्रेन किया जाता है। सिंस आवर चाइल्डहुड सर्टेन थिंग्स आर इन्फ्यूज्ड और इनकलकेटेड इन अस कि हमें ये पैटर्न है या एक ये लाइन है जो ड्रा करनी है फ्रॉम द वेरी आउटसेट। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि डोगर साहब भी जो हैं वो फ्रंट फुट वॉरियर अगर उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इंतजामी अमूर के हवाले से हो या फिर सहाफ़ी जो होता है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो इस हवाले से उनसे भी पूछते हैं। डोगर साहब, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, आपने बहुत सारी जगहों पे जाना होता है, सेफ्टी मेजरमेंट्स को भी देखते हैं। आप जिस तरह से अपनी हिफाजत करते हैं उन सेफ्टी मेजरमेंट्स के हवाले से भी बताइएगा, और जब घर जाते हैं तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आप देखते हुए पूरा करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन खुदा न खास्ता आपसे घर वालों को ना लग सके, या किस तरह से आप, घर वाले आपसे डरते भी होंगे कि यार शायद ये बाहर से आ रहे हैं, कोई वजह ना हो, तो क्या चेंजेस आई हैं कोरोना के आने से पहले और कोरोना के आने के बाद? अनान, बड़ी दिलचस्प बात है कि हम जहाँ रह रहे हैं, ये दफ्तर जो हमारा है, इसमें अल्लाह के फजल से हमने बहुत ज़बरदस्त हिफाजती इंतजाम किए हुए हैं। और मेरा ऑफिस भी आपने देखा, पूरे दफ्तर में हम स्प्रे भी करते हैं, सैनिटाइज करते हैं हर आने वाले गेस्ट को। जो भी अगर थोड़ा कोशिश ये होती है कि अगर उसने पहले, अगर उसके हाथ में कुछ चीज़ें नहीं है ज़्यादा, वो साइड पे बल्कि रखवा के हम उनको भी सैनिटाइज करते हैं। मैं घर में ये कहा करता हूँ कि मुझे यूँ लगता है, हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिसमें मुझे यूँ लगता है कि घर वालों को कायल करना काफ़ी मुश्किल होता है। बच्चे हैं, कज़न्स हैं काफ़ी, माशाल्लाह हम तीनों भाई साथ साथ घर हैं, तो वो सारे इकट्ठे बैठे होते हैं, तो बड़ी मेरी लड़ाई रहती है, बड़ा झगड़ा रहता है उनसे, और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कहता था कि मुझे ये घर जो है ना ये गैर महफूज लगता है, मुझे अपना ऑफिस ज़्यादा महफूज लगता है। तो क्योंकि यहाँ तो हम वो तमाम हिफाजती इंतजाम करते हैं जो करने चाहिए, लेकिन घर में, अच्छा मैं अपना, मेरा बिहेवियर क्या है, मैं जाता हूँ तो सीधा वॉशरूम में जाना है, मैंने बाथ लेना है, सारे कपड़े शापर में बांध के एक साइड पे रख देता हूँ, धूप में गई तो बाद में वो जाने हैं वॉशिंग मशीन में। तो मैं इतनी सुबह बाथ लेना, शाम को लेना, और मतलब इसके बगैर हो ही नहीं सकता। मास्क घर में भी पहनता हूँ मैं, तो वो बड़ा अच्छा खासा एक मज़ेदार सीन होता है। लेकिन मेरी बेटियाँ बड़ी सेंसिबल हैं, वो 100% फॉलो करती हैं मुझे, मिसेस भी ठीक है। बेटे जो होते हैं ना वो ज़रा, उन्होंने थोड़ा सा बाहर निकलना होता है ना बाजार में, आपको पता है। सर हमारी तरह उनको भी डांट पड़ती है मास्क ना पहनने पे, हैंड सैनिटाइजर? अच्छा, मैंने पूरी जिंदगी में बच्चों को कभी डांटा नहीं था, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी की जो नरमी थी ना, वो शायद अब आजकल सख्ती में बदल गई। अब मैं बहुत शदीद डांट डपट करता हूँ, जो भी मुझे मास्क के बगैर नजर आता है, या सोशल डिस्टेंसिंग जो वहाँ कजन्स ने नहीं की होती, तो मैं तो बहुत सख्ती करता हूँ। पहले ज़िंदगी में सख्ती नहीं मैंने की, तो मैं उन्हें समझाता भी हूँ कि मैं, वो कहते हैं ना अल्लाह ने 70 माओं जितना प्यार होता है ना अल्लाह में, तो मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है सारी माएँ जितनी भी यहाँ जमा है ना, सबका प्यार मुझे दिया हुआ है। लेकिन आजकल जो है ना वो प्यार ख़त्म हो गया है। मैं आजकल सख्ती करता हूँ कि इस मामले में सख्ती होगी, बाकी हर मामले में आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है, एक मुस्तकिल अमल है।
एजुकेट करते रहना चाहिए। हमें एजुकेट करना है अपने घर वालों को, बच्चों को और इर्द गिर्द जहां हम रह रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ असर होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मुस्तकिल समझ जाए और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बिल्कुल ना समझे। ये जो हम स्ट्राइक करते रहते हैं उनके जहनों पे, इसका नतीजा लाजमी निकलता है, खा थोड़ी देर के लिए निकले, लेकिन हम तो मुश्किल करते रहेंगे। जैसे मैडम कह रही हैं कि वो उन तक पहुंचती हैं, देखें ये बहुत मुश्किल बात है ये कहना। अभी मैंने देखा एक फेसबुक पे किसी ने लगाया कि किसी ने कोरोना का पेशेंट देखा है अपनी आंखों से, तो किसी ने कहा कि नहीं हमने नहीं देखा हुआ। तो मैडम कोरोना के पेशेंट से बातें करती हैं, उनके पास पहुंचती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आई मस्ट अप्रिशिएट हर। और ये मैं समझता हूँ ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब आप में खुदा खौफी भी हो, अल्लाह पे ईमान भी हो, और ये यकीन हो कि अल्लाह के हुक्म के बगैर आपका ना कोई फायदा कर सकता है ना कोई नुकसान कर सकता है। जब इतना बिलीफ पक्का हो और आप तमाम हफाजती, हमारे ज़िम्मे हफाजती इकदाम करने, हफाजती इंतजाम करके बाकी मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। तो आसमा इजाज साहिबा आपको भी कहेंगे कि जब भी आप जाती हैं क्वारंटीन सेंटर तो अपनी पूरी हिफाजत कीजिए और लोगों को साथ तनबीह भी करते रहा करें, क्योंकि एक मैसेज है जो कि आपके जरिए और डोगर साहब के जरिए लोगों को डिलीवर किया जा रहा था। बताया जा रहा था कि अगर क्वारंटीन सेंटर में जाया जाता है या लोगों से मिला जाता है तो एक सोशल डिस्टेंसिंग और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल किया जाता है, हैंड को सैनिटाइज किया जाता है, तो एक सोशल मैसेज था जो कि आवाम तक पहुंचाया जा रहा था। रही बात इंतजामात की, तो उस पर हम सल्यूट पेश करते हैं आपको, आप फ्रंट फुट वॉरियर हैं और बड़े ही अहसन इकदाम जो हैं वो इंतजामिया की जांच से की जा रहे हैं। इसी के साथ आपका भी बहुत शुक्रिया और डोगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके तजर्बे से मुस्तफीद हम भी हुए हैं और बहुत सारे लोग भी हुए हैं। तो इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमें बड़े खूबसूरत मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारे साथ। महविश मौजूद होंगी जो कि साइकोलॉजी से इनकी जो है वो फील्ड वाबस्ता है, और उनके साथ साथ हमारे साथ सदब मौजूद हैं जो कि हमारे ग़िज़ाइयात हैं। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। नाज़रीन खास तौर पे आज बच्चों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि बच्चा जब 6 माह से बड़ा हो जाता है तो माएँ उनको ठोस ग़िज़ा की तरफ लाती हैं। तो ठोस ग़िज़ा की तरफ जब लाती हैं तो उनको एक मुकम्मल न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं जिससे वो अपने बच्चे की नशोनुमा जो है वो बेहतर कर सकें। और नशोनुमा ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि इसके साथ साथ ज़हनी नशोनुमा भी बेहतर करनी होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आयरन एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बच्चों के लिए बहुत अहम है। अगर पाकिस्तान की खास तौर पे बात की जाए तो इसमें तकरीबन हर बच्चा जो है वह आयरन की डेफिशिएंसी का शिकार है। बाहर की बहुत सारी फॉरेनर कंपनियां हैं जिनकी जान से जो फूड प्रोवाइड किया जाता है मार्केट के अंदर उनमें आयरन फोर्टिफिकेशन कर दी जाती है। यही वजह है कि वहां के लोगों की हाइट और फिजिक जो है वो एशिया के लोगों से बहुत बेहतर है। तो वो बेहतर किस तरह से होती है? वो इसी तरह से होती है कि उनकी आयरन डेफिशिएंसी, उनकी जिंक डेफिशिएंसी जो है उनको फोर्टिफाइड फूड के जरिए पूरा किया जाता है ताकि उनकी हाइट अच्छी हो सके, उनकी बॉडी फिजिक अच्छी हो सके, फैट कम हो और मसल मैस इंक्रीज करें उनकी बॉडी के अंदर। यही वजह है कि वो ज्यादा टोन्ड नजर आते हैं क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर खास तौर पे पाकिस्तान के बच्चों की बात की जाए तो माओं को यह अंदाजा नहीं होता कि जो चीज वो अपने बच्चों को खिला रहे हैं उसके अंदर एक मिकदार जो अमाउंट चाहिए होती है आयरन की वो मौजूद है या नहीं है। यही वजह है कि जब बच्चे का कहा जाता है कि ये ध्यान नहीं किसी चीज पे देता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, रोता है और खेलता भी नहीं है, सुस्त पड़ा रहता है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती, तो ये इलामात है इस चीज की कि आपके बच्चे में हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी है। तो इस आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयात के साथ राब्ता करें, ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिसके अंदर आयरन की महफूज अमाउंट जो है वो मौजूद हो। अगर नहीं आपको वो मिल रही तो इसके साथ साथ माहिर ग़िज़ाइयात से जो है वो लिंक करने के बाद आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी अपने बच्चों को दे सकते हैं जिनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी दूर करने की एबिलिटी हो, ताकि आपके बच्चे के अंदर अगर आयरन एबिलिटी पूरी है, आयरन की मिकदार पूरी है, तो आपका बच्चा जो है वो कंसंट्रेट भी करेगा, खुश भी रहेगा, नींद भी पूरी होगी और इसके साथ साथ तंदुरुस्त तवाना भी रहेगा, उसकी ज़हनी नशोनुमा भी अच्छी होगी, जिस्मानी नशोनुमा भी अच्छी होगी। तब जाके आप कह सकेंगे कि मेरा बच्चा अब गुपलू सा लग रहा है। तो गुपलू बच्चा बनाने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और मेहनत वो किस सूरत में करनी है ये आपको मैं बता रहा हूं। इसलिए बच्चों की डाइट के अंदर इस चीज का ख्याल रखें कि आयरन और इसके साथ साथ दीगर न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको पूरे मिलें ताकि उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा बेहतर हो सके। इसी के साथ साथ आपको अब छोटे बच्चों की बारे में गुफ्तगू करते हैं। 6 माह से जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका पेट एक मुट्ठी के, एडल्ट की मुट्ठी के बराबर होता है, यानी एक मुट्ठी के बराबर पेट के अंदर स्टमक उससे भी छोटा होता है
और उस स्टमक के अंदर हम कितनी ग़िज़ा इंट्रोड्यूस या कितनी ग़िज़ा दे सकते हैं उससे, जिससे वो अपने पूरे न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सके। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि उसका स्टमक छोटा है, लेकिन मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, रैपिड ग्रोथ कर रहा होता है बच्चा, और इस रैपिड ग्रोथ के अंदर बच्चे को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसको चाहिए होते हैं। आयरन की अमाउंट चाहिए होती है, जिंक की अमाउंट चाहिए होती है। ये तमाम चीजें अगर उसको मिलती हैं, देन वो जाके अच्छी तरह अपनी नशोनुमा कर पाएगा, और उसकी हाइट और इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं जिनके अंदर बात की जाए, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, क्रॉलिंग ठीक से नहीं करते, नींद पूरी नहीं हो पाती, तो ये तमाम तर चीजें उसकी ग़िज़ाइयात ज़रूरियात पूरी ना होने की वजह से होती हैं। तो अगर ग़िज़ाई ज़रूरियात आपने पूरी करनी है तो हम ये सजेस्ट करेंगे आप अपने बच्चे को नेस्ले सिरिलैक खिलाएं। नेस्ले सिरिलैक की अब मैं आपको अहमियत बताता चलता हूं जो कि बच्चों के लिए जरूरी है। अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो सिरिलैक के अंदर बच्चों के लिए आयरन मौजूद है, ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है, विटामिन बी मौजूद है, और इसके साथ साथ ज़हनी और दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है जो कि इस एक चीज के अंदर डाल दिया गया है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, और इस बड़े धमाके के अंदर न्यूट्रिएंट्स के धमाके डाले गए हैं ताकि आपका बच्चा फल फूल सके। और इसके साथ साथ जो मजेदार चीज है जिससे हम लज्जत का नाम देते हैं वो ये है कि इसके अंदर चावल का भी है फ्लेवर, इसके अंदर गंदम का फ्लेवर भी है, 3 फलों के भी फ्लेवर है। तो आपके बच्चे को जो पसंद है उसे खिलाएं और खूब बढ़ता चला जाए वो। इसी के साथ नाज़रीन हम खास तौर पे मैं मिस सदफ जो है उनकी तरफ रुख करूंगा क्योंकि हमारे ग़िज़ाइयात है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। मैडम सदफ क्या कहेंगी आप, अगर खास तौर पे नेस्ले सिरिलैक की बात की जाए तो फोर्टिफिकेशन के अमल से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वीनिंग फूड की। तो बड़े लंबे अरसे से जाना जाता है कि जो सेरेलैक है ये एक ऐसा फूड है जिसको दुनिया की बेहतरीन पहली ठोस ग़िज़ा कहा जाता है। तो ये एक ऐसा फूड है जिसमें हम आपने जैसे अभी न्यूट्रिएंट्स की बात की है तो इसमें सब न्यूट्रिएंट्स फोर्टिफाई करके उन्होंने ऐड किए हैं। देखिए फोर्टिफिकेशन की बात हम करते हैं तो फोर्टिफिकेशन में यह कि जितने ऑर्गेनिक सोर्स हैं, हम बात करते हैं गंदम की बात करते हैं, हम जो है वो बात करते हैं राइस की बात करते हैं, तो नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं होता कि हम 6 मंथ्स के जो बेबी को वो रोटी खिला सकें क्योंकि उसका स्टमक छोटा होता है और ही और शी विल बी अनेबल टू डाइजेस्ट इट। तो हम नेस्ले की तरफ से जो सेरेलैक रेडी किया गया है उसमें उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके ये सोर्सेज इसमें एक तरह से कंबाइन किए हैं, और मैं ये कहूंगी कि ये एक मिरेकल फूड है। ऐसी माएँ जो वर्कहॉलिक हैं, जो फीमेल हैं, जो अपने वर्क इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो सिंपली आप इसको जो है वो मिल्क में नहीं, हम बल्कि इसको ज़्यादा बेहतर होगा कि वाटर में ऐड करके अगर हम इसको दें बेबी को, और इसको दिन में हम ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे दे सकते हैं जो बेबी के न्यूट्रिएंट की जो नीड्स है उसको पूरी करे। बिकॉज देखिए इतनी छोटी एज में ये होता है कि बेबी जो है वो बार बार रो रहा होता है तो माएँ परेशान होती हैं, क्या रीज़न है। अभी जैसे आपने बात की कि मेटाबॉलिज्म जो है उसका बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, एंड दिस इज ट्रू। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से होता है कि उसका स्टमक भी छोटा है, बहुत जल्दी उसको डाइजेस्ट हो जाता है। फिर ये होता है कि बेबी जो है वो रोने लग जाता है, माएँ समझ नहीं रही होती, पता नहीं इसके पेट में गैस है, दिस एंड दैट। तो वो यही रीजन होती है कि बच्चा बार बार मांग रहा होता है, उसको हमने दिन में 3 से या 4 दफा भी अगर दे दें तो दिस इज ट्रू। आप उसको अच्छा, यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे पूछना चलूंगा क्योंकि अगर खासतौर पे नेस्ले सिरिलैक की बात की जाए इसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं और कुछ प्री मैच्योर बेबीज होते हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम चल रहा होता है। प्री मैच्योर ना भी हो तो कुछ डाइट की जो है वो जरूरियात पूरी ना होने की वजह से उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन चलती है जिसकी वजह से बच्चे रोते भी हैं। तो प्रोबायोटिक्स जो हैं वो बच्चे के गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें देखें जो जिंक इसमें एक एलिमेंट है वो क्या करता है कि बेबी का जो इम्यून सिस्टम है और साथ ही साथ उसके स्टमक को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, और इसके साथ ये होता है कि बेबी की जो एबिलिटी है डाइजेस्ट करने की वो बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। यहाँ पे एक बात मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी वो ये कि जो माएँ मुझे देख रही हैं सुन रही हैं उनके लिए ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि वीनिंग का जो टाइम पीरियड है, लाइक जब आप बेबी को मदर फीड जो है वो खत्म करवा के आप उसको सॉलिड की तरफ इंट्रोड्यूस कराते हो तो होता ही है कि वहां पे माओ को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहने की जरूरत होती है। देखें बच्चे को जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं टाइम बाय टाइम, और यहाँ पे ये होता है कि हम जब उसको जो भी फूड कराते हैं इंट्रोड्यूस वो चलते चलते वो उसका लॉन्ग टर्म एक आदत बन जाती है। जैसे बहुत सारी माओं को मैंने ये देखा कि वो जो पाउडर्ड मिल्क भी देती हैं वो उसमें भी शुगर ऐड करती हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि आप अगर बच्चों को यहाँ पे बहुत ज्यादा शुगरी फूड्स की आदत डाल दोगे तो वो लॉन्ग टर्म में जाके कभी हो ही नहीं सकेगा कि वो ब्लैंक फूड ले ले। तो ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऐसी चीजों का इंतखाब करना है जो बेबी की ग्रोथ के लिए, ना सिर्फ उसकी जो है मेंटल ग्रोथ, उसकी जो है फिजिकल ग्रोथ, उसके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट हो सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ महविश में मौजूद
मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनसे इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। महफिश, क्या कहेंगी आप, बच्चे जो हैं जब कंसंट्रेट नहीं कर पाते, खुश नहीं होते हैं, वो तो डिप्रेस होते ही होते हैं, उनके साथ उनकी माएँ भी डिप्रेस हो जाती हैं, तो न्यूट्रिशन लेवल को पूरा करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये साइकोलॉजिकली आपकी फिटनेस के लिए? बिल्कुल, अभी आपने एक बात की थी, प्री मैच्योर बेबीज की बात की थी। अब जो प्री मैच्योर बेबीज में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, वो क्यों आती है? मदर की वजह से, कि उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते प्रेगनेंसी में। एक तो ये चीज़ भी आ जाती है। सेकंड थिंग, आपका ये क्वेश्चन है कि कैसे जो है ना उनकी साइकोलॉजिकली कैसे इम्पेक्ट करती है। जब बच्चा एक्टिव ही नहीं होगा, हेल्दी फूड ही नहीं खाएगा, हेल्दी डाइट ही नहीं लेगा, वो एक्टिव ही नहीं होगा, तो उसका माइंड हर टाइम जो है वो माउफ रहेगा, वो कंसंट्रेशन नहीं दे पाएगा, फटीग सी रहेगी, दिल नहीं करेगा, रोएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, सारे फैक्टर्स मिल के वो चीज़ें रोल प्ले कर रही हैं। इसी के लिए हमें मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के लिए बचपन से ही बच्चे की जो है ना वो डाइट को भी अच्छा रखना चाहिए। यानी आपके कहने का मकसद है कि अगर डाइट बेहतर नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करेगा और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे ट्रिगर कर देगा बॉडी के अंदर जिससे आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो आप क्या कहेंगे, इसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है? हम हेल्दी फूड लेना, बचपन से ही हम बच्चे को हेल्दी फूड सिखाएं। अब ये हो गया कि माएँ जो क्या कर रही हैं, बचपन से बच्चों को जंक फूड्स की तरफ लगा रही है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी उनकी हेल्थ को वो खराब कर रहा है, वो इतनी अच्छी नहीं है, उनकी डाइट अच्छी नहीं हो रही, बच्चा उसकी तरफ लग जाता है, वो हेल्दी फूड को, घर के खानों को वैसे ही जो है ना वो बाय बाय कह देता है। तो ये चीज़ें हैं कि उनको घर का खाना दें, बचपन से ही बच्चे की डाइट इंप्रूव करें, उसे मतलब प्रोटीन्स वाली ग़िज़ाएं दें उसे, जो कि हेल्दी प्रोटीन्स रखती हों, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हो। ये उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, उसके साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ये चीजें बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हमारे साथ सदर साहिबा भी मौजूद है, उनसे भी मजीद गुफ्तगू करेंगे। आप क्या समझती हैं कि बच्चों को ये रिकमेंड किया जाता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 2 से 3 दफा अगर दिन में दिया जाए तो इनकी ग्रोथ बेहतर हो सकती है, लेकिन जेनेटिक मटीरियल भी तो सबका सेम नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ ज्यादा रैपिडली फास्ट हो रही होती है, उनको ज्यादा इसकी जरूरत होती है और माएँ ये समझती हुई नहीं खिलाती कहीं ये मोटे ना हो जाए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ऐसा होता है कि हर डाइट, चाहे वो आप एडल्ट में ले लो, आप बच्चों की बात करते हो तो वो वेरी करती है फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू अदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की, तो मिनिमम इसकी जो क्वांटिटीज है वो हम 3 क्वांटिटी दे सकते हैं, जैसे इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है। लेकिन जो इसके फ्लेवर्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताऊंगी कि इसमें वीट का फ्लेवर है, राइस का फ्लेवर है, मिक्स फ्रूट का फ्लेवर है, तो हम इसको ग्रेजुअली लेके चलते हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। सबसे पहले ये होता है, नॉर्मली जो मदर्स होती हैं वो उनको बड़ा शौक होता है कि हम अपने बच्चों को सेरेलैक खिलाएं, ठीक है। तो वो ये करती हैं कि सबसे पहले उनको, मोस्टली मदर्स को मैंने देखा है 4 मंथ्स में वो पूछती होती हैं, डॉक्टर साहब हम इसको खिला दें और इस तरह से ना, तो वो उनको देती हैं। जब अगर आपका बेबी जो है वो राइस फ्लेवर डाइजेस्ट कर रहा है, ही इज ओके विद दिस, तो आप उसको ग्रेजुअली 6 मंथ में उसको जो है वो वीट वाला इंट्रोड्यूस करा सकते हो, क्योंकि वीट जो है ये जरा ज्यादा हैवी होती है, इट इज लिटिल बिट हार्ड टू डाइजेस्ट, ठीक है। तो हम इसको ग्रेजुअली जो है ये स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चों को जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और इसके अलावा जो है हम ये कर सकते हैं कि अपने बेबीज को इसके साथ साथ, देखिए हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं, ऑर्गेनिक जितनी हमारी नेचुरल घर में चीजें बन रही हैं, हम उसको मटन नहीं दे सकते, हम उसको मिन्स करके चिकन भी इवन नहीं दे सकते। ये सारा मिल के तो सेरेलैक में ये सारी चीजें ऐड की हुई हैं। अगर ये कहा जाए कि एक मेडिकल फूड है तो गलत नहीं होगा, और बल्कि ये एक तस्वुर किया जाता है कि जो माएँ अपने बच्चों को सेरेलैक देती हैं, मैं तो वो बच्चे बड़े हेल्दी होते हैं, ये बड़ा माओ का। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, वो ये कि अगर सेरेलैक नहीं खिला रहे तो माओ की कोशिश होती है रोटी खिला दी जाए थोड़ी सी, या चावल ज्यादा खिला दी जाए, उससे ये देखने में आता है कि बच्चा ओबेसिटी का शिकार होता है और ज्यादा मोटा होने की वजह से बचपन से ही शुगर का पेशेंट बन जाता है। तो ये बड़ी डेंजरस ये चीजें आपकी स्टार्टिंग से चलती आती हैं। अगर बच्चा जो है आपको लगता है कि स्टार्टिंग में हम उसे कहते हैं बड़ा वो बड़ा हेल्दी सा बच्चा है, लेकिन चलते चलते अगर ये 4, 5, 6 ईयर में भी बच्चे की ओबेसिटी यूं ही रहे, तो वो फिर लेटर ऑन एडल्टहुड में जाके उसकी ओबेसिटी बहुत स्टक हो जाती है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लिटरली मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे बच्चों को देखा जो 12 ईयर ऑफ एज हैं, आते हैं मेरी क्लिनिक पे, और उनकी माएँ बताती हैं कि बहुत हाइपर हैं, इनका समटाइम बीपी भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जो कि नॉर्मल बच्चे का जो एक बीपी है उससे ज्यादा वो हायर साइड पे चला जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्टार्टिंग से ही, देखें आजकल सबसे एक जो ड्रॉबैक है वो ये कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो गए। अगर मैं अपनी बात करती हूँ, तो हमारा जो चाइल्डहुड था उसमें यह था कि हम स्ट्रीट में भी जाते थे, हम आउटडोर एक्टिविटीज करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत मैटर करती है, लेकिन अब हम देखते हैं तो बच्चे
बच्चे हाथों में गैजेट्स पकड़े हुए हैं, माएँ उनको खिला रही हैं और लाइक दिस, तो बच्चे जो हैं एक तो इनएक्टिव बहुत होते जा रहे हैं और फिर ये है कि जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं और वो लेजीनेस का शिकार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग से ही मैं ये कहूंगी सब मदर्स को जो देख रही हैं, सुन रही हैं, कि उनको अपने बच्चों को लिटरली जो है वो अपनी आउटडोर एक्टिविटीज में जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए और गैजेट्स भी नहीं देने चाहिए। ये ये तो गैजेट्स बिल्कुल नहीं ये ना देने चाहिए, आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो क्वारंटीन सेंटर चल रहा है और घरों को ही क्वारंटीन कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही ये मुसीबत हमसे खत्म होगी तो माओ से इनका कहना है कि यही इल्तिजा है कि बच्चों को ग्राउंड्स का रुख करवाएं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा खेलें। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ सदफ मौजूद थे, उनके साथ महविश थी और बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू जो है वो चल रही थी। ये बताया जा रहा था कि मौजूदा सूरत हाल में आपने बच्चों को हेल्दी किस तरह से रखना है, उनको ज़हनी तौर पे फिट कैसे रखना है, जिस्मानी तौर पे फिट कैसे रखना है, न्यूट्रिशनल लेवल उनकी बॉडी के अंदर किस तरह से पूरा किया जाएगा, ये तमाम गुफ्तगू चल रही थी। लेकिन अब ब्रेक के बाद हम बच्चों से हटके थोड़ा बड़ों की तरफ आएंगे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो यह कहा जाता है कि अगर आपने कोरोना वायरस या इस जैसी मोहलिक मर्ज से बचना है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। इम्यून सिस्टम को किस तरह से स्ट्रांग किया जाए, घरों के अंदर कौन सी रेमेडीज हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, कौन सी डाइट है जिसके इस्तेमाल के बाद आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें घरों पे मौजूद हैं जो बाजार से नहीं खरीद सकते आप, लेकिन घर पे रहते हुए उनको अगर इस्तेमाल करते हैं ना सिर्फ आप अपना इम्यून सिस्टम बेहतर कर सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जितने भी विटामिन हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, उनकी क्वांटिटी को लेवल में लाया जा सकता है और उसकी वजह से जो दूसरी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रही हैं उनको भी खत्म किया जा सकता है। तो सदफ की तरफ मैं चलूंगा। सबसे पहले क्या कहेंगी, इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे किया जाए, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट हैं आप, और कौन सी डाइट है जो बेहतर रह सकती है इस चीज के लिए? सबसे पहले हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी है क्या। कहा यह जाता है कि जो कोरोना वायरस अभी आजकल हम इस वबा का सामना कर रहे हैं, इसके अलावा अमूमी जो बीमारियां हैं, फ्लू है, इसके अलावा अदर जितनी बीमारियां हैं, कहा जाता है कि अगर किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो उसको ये बीमारियां कम अटैक करेंगी। ठीक है, अब बात समझने की ये है कि इम्यूनिटी है क्या, इम्यून सिस्टम क्या है, मुदाफ़ती निज़ाम। देखें, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को बहुत खूबसूरत एक चैनलाइज्ड सिस्टम में बनाया हुआ है और कुरान पाक में भी है कि हमने वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत वे में इंसान का जो सारा सिस्टम है उसको बनाया हुआ है। तो बीइंग अ ह्यूमन, ये हमारी भी मैविश रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है वो अपनी टेक केयर करें, अपनी बॉडी की टेक केयर करें। कहा यह जाता है कि टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू हैव टू लिव। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, तो बेसिकली ये एक मुदाफ़ती निज़ाम है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जैसे सोल्जर्स होते हैं, आर्मी को हम किसी बॉर्डर पे खड़ा कर देते हैं कि हमारे मुल्क पे किसी दुश्मन मुल्क का अटैक ना हो, तो सेम है जो हमारी बॉडी है सोल्जर्स और वो आर्मी जो है अल्लाह ताला ने वहां पे फिट इन कर दिया। ठीक है, अब होता यह है कि बाहर फिजा से कोई भी वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, किसी का इम्यून सिस्टम अगर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो वायरस का अटैक नहीं होने, वायरस की रेप्लिकेशन से पहले ही उसकी बॉडी के अंदर इतने एंटीजेंस बन जाएंगे कि उसको कैप्चर करके बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और अगर अटैक होता भी है तो बहुत जल्दी जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, अच्छी होती है, वो अच्छा, फ्रूट्स कौन से हैं, कौन सी वेजिटेबल्स हैं? अब हम इस पे बात करेंगे कि क्या लाइफस्टाइल से हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं। हम बात करेंगे क्या हम एजिंग जो है इससे इम्यूनिटी डिक्रीज होती है। यस ऑफ कोर्स, जैसे जैसे आप अपनी जो है वो एज में जाते हैं, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, तो आपकी इम्यूनिटी डाउन होना शुरू होती है। देखिए 15 to 30 ईयर्स तक इट्स एनफ। आपको चाहिए कि आप बहुत अच्छी डाइट लो, हेल्दी डाइट लो, और हेल्दी डाइट में ये होता है कि आप बैलेंस मील लो। बिल्कुल बैलेंस मील लेना चाहिए, बैलेंस मील के साथ ही आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। महविश मौजूद है हमारे साथ। महविश, क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल पे जब लॉकडाउन की बात की जाती है, एक पैनिक क्रिएट हो चुका है और इस पैनिक की वजह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है आपकी बॉडी के ऊपर, और जब साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, एंजाइटी होती है, तो ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसको किस तरह से हैंडल किया जाए, आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव सीन 3 नेगेटिव रिएक्शंस ड्यू टू कोरोना वायरस, जो कि आजकल हर जगह पे ग्लोबल वार जो है वो चल रही है। अब वो नेगेटिव रिएक्शन जो है वो आपको किस तरह आपकी इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं, आपको जो है वो किस तरफ लेके जा रहे हैं, आप में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। पहली बात ये है कि लोगों में फियर आ गया है, फियर ऑफ गेटिंग सिक। ठीक है, और स्प्रेडिंग इट टू समवन हु इज वल्नरेबल,
सेकंड थिंग ये है, और थर्ड ये है कि फाइनेंशियल लॉस आ गया है जिस वजह से लोग जो है ना डिप्रेस हो रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। अब ये काफ़ी चीज़ें जो है ना उनको पैनिक क्रिएट कर रही है, उनकी पैनिक लाइक फीलिंग्स आ रही हैं। अगर हम देखा जाए तो जो कोरोना वायरस है वो इटसेल्फ एक एंजाइटी के सिम्टम से लिंक करता है, ठीक है, लाइक फियर होना, एंजाइटी है उनको, उनकी मसल स्ट्रेचिंग होना, ये सारी चीज़ें जो है, या सांस का रुकना, ये सारे जो है एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स के साथ जो है वो उसे लिंक कर रहे हैं। हम अगर देखा जाए तो ये नो डाउट कि ये चीज़ें हैं, बिजनेस लॉस हो रहा है हर जगह पे, ये काम खत्म है, क्या करें, लोगों को समझ नहीं आ रही कि उनको क्या करना चाहिए। अब इसके लिए अगर हम देखा जाए उनको कुछ सजेशंस हम उनको दे सकते हैं कि वो कैसे अपनी जो है वो ना मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें, कैसे उनको किस तरह से रहा जाए ताकि कुछ किस तरह से, अगर वो घर पे रह रहे हैं ऑब्वियसली एक जो है एक ह्यूज इम्पैक्ट आ रहा है कि लोग जो है ना आइसोलेटेड हो रहे हैं, जिस वजह से उनमें और ज़्यादा लॉनलीनेस वाली फीलिंग्स आ रही है। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है उनके पास करने के लिए, उनके पास जो है ना मतलब फ्रेंड सर्कल उनका नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है उनकी, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और लड़ाइयाँ इस कदर ज्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल, एक ही जगह पे जब 24 घंटे साथ रहना, 2 घंटे रहे तो लड़ाई हो जाती है। वो पहले टाइम और था ना कि सुबह गए शाम को आए, अब जो हर टाइम एक दूसरे को देखना है तो वो अच्छा, क्या कहेंगे इस मेंटल हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए? लड़ाई झगड़े जो घरों में होते हैं ज्यादा देर रुकने की वजह से, छोटी छोटी बातों पे नोकझोंक होती है, इसको कैसे रोका जाए? पहली बात यह है कि मर्द हज़रात को चुप करके रहना चाहिए घर पे। लेकिन आप यहाँ पे लड़कियों की साइड ले रहे हैं, मैं एज अ साइकेट्रिस्ट आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह से कंट्रोल किया? वो ठीक है, लेकिन ये भी एक मैं अच्छा सजेशन आपको दे रही हूँ कि अगर आप जो है ना वो घर पे मतलब चुप करके या बीवी के साथ चल के जो है काम करवाएं, उसकी हेल्प करें। अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ इसको देख ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल के कपल्स को आपस में जो है वो उनको कंपैशन जो है ना एक दूसरे को देना चाहिए, उनको स्पेस देनी चाहिए घर पे रह के एक दूसरे को, और उनके साथ जो है ना कॉम्प्रोमाइज होके क्रिटिसाइज ना करें। अब क्या होता है कि घर पे हस्बैंड अगर रह रहे हैं तो हर चीज में वो क्रिटिसाइज एक दूसरे को कर रहे हैं, ऐसे है, ये हो रहा है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये चीजें तो नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए ताल्लुकात को बेहतर करें। और ये क्या कहेंगे महविश कि अगर आपका मूड अच्छा है उसका आपके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आपकी स्किन पे, आपकी आंखों पे, आपके बाल पे बिल्कुल अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा इम्पैक्ट यही वजह है कि आपकी स्किन टोन बड़ी अच्छी है, आपकी आंखें भी जबरदस्त हैं, बाल भी खूबसूरत हैं। क्या कहेंगे ये आप मूड बेहतर रखती हैं अपना इस वजह से? बिल्कुल, हैप्पी रहेंगे तो, क्योंकि हमारे कुछ हार्मोन्स, बॉडी हार्मोन्स जो है वो रिलीज कर रही है, लाइक डोपामिन है, सीरोटोनिन है, और ये सारे जो है ना हमारे हैप्पी मूड को ना एलिवेट कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ये भी तो होता है जब आप किसी की तरफ स्माइल करके देखते हैं या उसके साथ डोपामिन इखलाक लेवल अच्छा इंक्रीज रखते होता हैं है, तो डोपामिन लेवल इंक्रीज होता है। आप तो फिर काफी लोगों का डोपामिन लेवल इंक्रीज करते होंगे क्योंकि खुश शक्ल भी हैं और इसके साथ साथ अच्छे मजाज भी रखते हैं। तो अच्छा मजाज जो है बहुत सारे लोगों के अंदर पॉजिटिव जो रिएक्शन है वो ट्रिगर करता है। साइकोलॉजिकली अगर खासतौर पर बात की जाए, एंजाइटी का बड़ा अमल दखल है इम्यूनिटी को स्पेस करने के लिए। एंजाइटी को किस तरह से दूर किया जाए घर में रहते हुए? घर पे रहते हुए आपको जो है ना एक तो रिलैक्सेशन करनी चाहिए, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की तरफ जाएं, उसके बाद मेडिटेशन करें, देन जो है आप हेल्दी फूड लें, उसके साथ साथ जो है ना आप स्लीप अच्छी लें, ठीक है। यहाँ पर मैं भी बात करूंगी हेल्दी फूड में। देखिए, विटामिन सी कहा जाता है कि दुनिया में शायद कोई ऐसा न्यूट्रिएंट हो, विटामिन सी इज द बेस्ट एवर न्यूट्रिएंट जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब हमने सोर्सेज देखने हैं, सबको पता है कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, इसमें विटामिन सी है। अब क्वेश्चन इज दिस कि हम डेली कितना लें? देखिए, एज टू एज वेरी करता है, क्वांटिटी जो है ना वो वेरी करनी चाहिए। एटलीस्ट अगर आप एक दिन में 1 कप ऑरेंज जूस का लेते हो तो दिस इज एनफ फॉर यू। ये बनता है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये 95 to 96 मिलीग्राम बनता है, और एक पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है ये 120 मिलीग्राम है, ठीक है। तो इसके अलावा हम ब्रोकली में बहुत एक्सीड कर जाते हैं। अगर उनको कहा जाता है ये वाला फ्रूट लें, ये बेहतर है, तो वो बेहतर होने की वजह से इतना ज्यादा ले लेते हैं, एक्सेसिव अमाउंट उनकी बॉडी। और वो जो हमारे अडल्ट हैं या मतलब जो ओल्ड एज वाले ना, वो उनको भी अगर कुछ कहा जाए ना कि आप ये चीजें लें, इसे वो भी उसको एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं। क्वांटिटी किसी को नहीं पता, एवरीथिंग इज बैड, तो वो क्वांटिटी नहीं पता। नोकझोंक होती होगी क्योंकि आप साइकेट्रिस्ट हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं, कैसे समझाती हैं पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं वो उनको किस तरह से मैनेज करते हैं आप? देखिए, मैं वैसे घर पे थोड़ा कम टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं तो हर जगह पे लॉकडाउन है, लेकिन हमारे क्लिनिक्स तो ओपन है कि हम जा रहे हैं। तो घर में ऑब्वियसली नोकझोंक होती है, बहन भाइयों में होती है, अम्मी अब्बू के साथ होती है, अभी रिसेंटली चल रही है थोड़ी सी मेरी।
ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। और जो खूबसूरती का राज है वो भी इन्होंने बताया कि अच्छे इखलाक के साथ सबसे पेश आती हैं और इसके साथ साथ स्माइल देती रहती हैं। तो ये स्माइल जो है ये बड़ा मैजिकल इफेक्ट रखती है और ये मैजिकल इफेक्ट जो है ना सिर्फ इनको बेहतर करता है बल्कि देखने वाले को भी बेहतर करता है। तो बहुत शुक्रिया सदफ आपका भी, महविश आपका भी बहुत शुक्रिया। आप आज के शो के अंदर आए, हमारे शो को 4 चांद लगाए। तो इसी के साथ नाज़रीन अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।